एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, रिश्ते गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड गुड इवनिंग जी, इवनिंग गुड इवनिंग। सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर। बहुत बढ़िया बढ़िया। सर आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, सभी के हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। और परिवार में सब लोग बढ़िया हैं जी? सब बढ़िया। यस यस सर, यस सब बढ़िया। सर। सब बढ़िया सर। यस, सब बढ़िया। आप बहुत कैसे बढ़िया। हो सर? आपकी दुआ मैं है। भी बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत बढ़िया हूँ। सर आपकी फैमिली में सब बढ़िया? हाँ, फैमिली में बढ़िया हैं, मतलब अभी बढ़िया, बट लास्ट अभी जो भी कल परसों मैंने एक स्टेटस डाला था, आई थिंक अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने। तो मेरी यस वाइफ यस सर। के, सर। हाँ, तो मेरी वाइफ के मामा जी एक्सपायर हो गए हैं परसों, कोविड की वजह से। तो मतलब वैसे ठीक है फैमिली में अभी सारे, बट वो ये प्रॉब्लम्स तो देखो चल रही हैं। बट वो ये उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करते हैं, बहुत बड़ा मैटर है। थोड़ा पॉजिटिव माइंड से अगर हैंडल करेंगे तो लाइफ बढ़िया चलेगी, अगर नेगेटिव माइंड से करेंगे तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप भी अपना टेक केयर करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग अपना, आप भी अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, बिल्कुल। यस यस सर। सर। यस जी सर। जी 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 जी। और बाकी सब सर लोग। आपको सर आपका भी कैसा है फीवर? फीवर यार मेरे है, अभी फीवर ना मेरे, एक्चुअली क्या होता है ना, मौसम चेंज होता है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 99 फीवर मेरे कल से है। मतलब उतर जाता है कभी, 99 से ऊपर नहीं जा रहा, 99 ही है। वैसे कोई अच्छा। मेरे सिम्टम ऐसा कुछ नहीं है। सर सुबह से हम डोलो लेते रहे। क्या चीज? डोलो लेते तो डोलो मेडिसिन। डोलो? यार डोलो इतनी हैवी गोली से ना मेरे को बहुत डर लगता है यार। मैंने सर मैंने तो मैंने एक दिन मैंने पैरासीटामोल ली थी, पैरासीटामोल एक बार ली है, तो देखते हैं उससे आराम डोलो एक से दो मिलेगा। साइड दिन इफेक्ट नहीं होता है सर, ऐसे क्या? बोलते हैं। क्या चीज? डोलो से साइड इफेक्ट कम होता है। डोलो से? हाँ, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? सर उससे नहीं 100% नहीं क्योर सर, होता बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन अभी मत लीजिए। ओ माय गॉड दीपाली, है। ओके। दीपावली होता मेरे को लगा वर्षा ही। चलो, तो स्टार्ट करेंगे अपना डाउट सेशन। यस यस सर। यस सर। ओके यस सर। जी जी। ओके जी, चलो एक बार अपनी ऑडियो फटाफट से अपनी बंद कर दो सारे बच्चे। और ऑडियो बंद होनी चाहिए, वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो सबकी ऑन हो, ऑडियो सबकी बंद हो। बच्चा लिख रहा है डोलो और साइनरेस्ट जनरली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बट स्ट्रीम लो अगर रेगुलरली। स्ट्रीम तो ले ही रहे हैं, स्ट्रीम हो गया आजकल, आजकल बच्चा ही किया है काढ़ा, ठीक है, स्ट्रीम। अब वो जमाना चला गया, वो मोमोज गोलगप्पे वाला एक जमाना था, वो पिज्जा, वो सब खत्म हो गया। अब तो आजकल काढ़े पे लोग जिंदा हैं, काढ़ा हो गया, नींबू पानी हो गया। अब मेरे को लग रहा है पता नहीं थोड़े दिनों के बाद ना सारा शरीर ही मेरे को लग रहा है नींबू पानी बन जाएगा। आजकल बचा क्या, काढ़ा पी लो, 2-3 बार दिन में काढ़ा पी लो, नींबू पानी पी लो, बस यही पीते रहो और क्या। स्ट्रीम ले लो जी। वर्षा सर देखो, मेरा आज कोई भी डाउट नहीं है, ना मुझे कुछ बताना ना कुछ पूछना। ओ माय गॉड, वर्षा ने ऐसे हाथ जोड़िए, कही माफ करो मुझे बाबा, ना मुझे कुछ बताना है ना मुझे कुछ काम करना है। हद हो गई वर्षा, क्या हो गया वर्षा आपको? 7 बादाम खाने स्टार्ट नहीं किए अभी तक आपने वर्षा? सर यस। हाँ जी। सर यस। सर 7 बादाम खाती हूँ मैं अरे डेली। 7 बादाम खाते हो तो फिर आप कह रहे हैं कि सर कोई यस। अच्छा, तभी कोई डाउट नहीं है? सर यस, तभी कोई भी डाउट नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर। तो फिर मैं अब क्वेश्चन पूछूं आपसे? सर नहीं 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 ये क्या सर। मतलब हुआ, जब डाउट ही नहीं है तो फिर तो मैं पूछ सकता हूँ ना, मतलब। सर नहीं मतलब ना, अब बिल्कुल क्लियर हो गया, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी सर, इसलिए। अच्छा, मतलब कंफ्यूज रहोगे मेरे पूछने से? सर यस। तो फिर ऐसा करो, एग्जाम भी मत देना नालायक, फिर सारे कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम तो देने पड़ेंगे ना, एग्जामिनर भी तो क्वेश्चन पूछेगा।
सर तब सर फाइनली दूंगी मैं वहां पर एग्जाम हॉल में ही, अब सीधा डायरेक्ट ये क्या बादाम मतलब डेली खा हुआ? रही हूँ सर मैं अब। ऐसा काम नहीं चलेगा, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। चलो जी, तो एक मिनट रुकना पल्लवी सर, एक बार चेक कर लो, इस बार कोरोना के सिम्टम बहुत डिफरेंट हैं। पल्लवी, मैं मेरा चेक है, ओके है रिपोर्ट, ठीक है। मैं तो अपना टेक केयर कर रहा हूँ ना, जब मुझे प्रॉब्लम होगी तो आप सब लोगों की दुआएं नहीं है क्या मेरे साथ? हद हो गई, आपकी दुआएं मुझे कुछ होने दे ही नहीं सकती। ठीक है, मैं पूरा प्रिकॉशन ले रहा हूँ और भगवान करेंगे बहुत जल्दी सही हो जाएगा, फीवर भी 1-2 दिन की बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद जी दीपाली, टेस्ट के सारे क्वेश्चन सही हैं वर्षा के। हाँ अगर वर्षा के सारे क्वेश्चन सही हो गए ना, मेरी तरफ से पूरी पार्टी ले लो आज। छोड़ो काला कूड़ा, छोड़ो छोड़ो नींबू पानी छोड़ो, आज मैं पिज्जा मंगवा दूंगा अगर वर्षा के सारे क्वेश्चन सही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्षा झूठ मत बोलना, बताओ कितने क्वेश्चन सही हैं? सर 3 सही है, 2 में थोड़ी दिक्कत थी। हाँ देखा, वही मुझे 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 पूरा विश्वास है वर्षा मेरे पैसे लगवा ही नहीं सकती। वर्षा मेरे पैसे बचा के मानेंगे, वर्षा को पता है भी सर के पैसे लग जाएंगे, अच्छी बात नहीं ऐसी। थैंक यू वर्षा। वेलकम सर। हाँ गुड, नालायक। इधर देखो ध्यान से। चलो रिया, फटाफट से ऐसा करो एक बार, अब ना ये चैट बॉक्स में ये बातें करने की बजाय फटाफट से नाम लिखो जिन जिन बच्चों के डाउट हैं, फिर 1 बाय 1 डाउट लेते हैं, फिर आराम से थोड़ी बहुत बातें करेंगे 5-10 मिनट। जो बातें करना चाहते हैं 5-10 मिनट बैठेंगे आराम से, और बाकी जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बाकी डाउट पहले क्लियर कर ले हम। हर्ष, 2 बार नाम आ गया आपका। हर्ष, सुजूस, नमन, सोनू, कनक, शुभी, धवनित, ध्वनित, पल्लवी। अच्छा, पल्लवी कह रही है मुझे कोई डाउट वाउट नहीं है, मैं तो बात करने आई हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देख लो कितना अच्छा बच्चा है। डाउट इन टेस्ट, जिसको टेस्ट के आंसर में डाउट है ना, वो डाउट नहीं मैं लूंगा टेस्ट के आंसर के, उसके ऊपर मैं पूरा सेशन लगाऊंगा। ठीक है जी, तो टेस्ट में अगर कोई भी डाउट है उसको भी अपने पास रख लो, पूरा सेशन कंप्लीट लगाऊंगा, अच्छे से समझेंगे उसको, उसके आप टेंशन बिल्कुल मत लो। नॉर्मल अगर कोई डाउट है प्रोविजन में वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद कनिका का डाउट है, चलो ऐसा करते हैं 1 बाय 1। नंदिनी कह रही है मैं तो बातें करने आई हूँ और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ओ माय गॉड, कई बच्चे तो मेरे को लग रहा है वेले बातें करने के लिए आ गए हैं। कह रहे चलो अब दूसरे ग्रुप तो बंद कर दिया वो बातों वाला, कह रहे ऐसा करते हैं चलो वहीं चलते हैं गूगल मीट के ऊपर, वहीं बातें करेंगे। हद हो गई। चलो पहले एक बार डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर बातें करूंगा आपसे। सबसे पहले जी हर्ष जी, हर्ष। हर्ष। यस सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ जी बिल्कुल। यस सर। सर क्वेश्चन मेरा रिगार्डिंग पैसिव इनकम था, दैट जी। यू नो व्हेन वी आर सीइंग की एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो हम पैसिव इनकम को क्यों बेस बना रहे हैं? बिकॉज कोर ऑपरेशंस अगर उसके इंडिया के बाहर है तो हमको एक्टिव इनकम देखना चाहिए कि एक्टिव इनकम के बेसिस पे आप ये देखो कि कोर ऑपरेशंस उसके बाहर है और वहां से उसको इनकम आ रही है। नहीं नहीं बट नहीं, वी आर नहीं। फोकसिंग ऑन, आपने अगर कंडीशन पढ़ी हो तो वहां पे कंडीशन में लिखा है कि पहली कंडीशन तो यह है कि आपका एक्टिव बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अब उस एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की पहली कंडीशन ये है कि जो आपकी पैसिव इनकम है वो आपके टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट यही आइडेंटिफाई करना चाह रही है कि जो आपकी पैसिव इनकम है ना वो 50% से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर आपकी पैसिव इनकम 50% से ऊपर होगी इट मींस आप क्या कर रहे हो, आपका एक्टिव बिजनेस कम पार्टिसिपेट कर रहा है और जो पैसिव इनकम है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लो मेरी इनकम जो है वो टीचिंग की इनकम है, ठीक है। अब मेरी टोटल इनकम का 70% इनकम अगर मान लो मुझे बैठे बिठाए आए और 30% इनकम अगर टीचिंग की इनकम होगी, तो क्या वो टीचिंग की इनकम मेरी एक्टिव इनकम सही तरह से काउंट होगी? काउंट नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा मेजर पोर्शन किसका आ रहा है? पैसिव का आ रहा है। तो गवर्नमेंट यही आइडेंटिफाई करना चाह रही है कि आपकी पैसिव इनकम जो है टोटल इनकम के 50% तक है फिर तो चलेगा, बट अगर 50% से ऊपर होगी ना, फिर हम ये कैसे मान लें कि आपका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर है? ठीक है सर हाँ आई डू अग्री ऑन दिस कि पैसिव इनकम जो उन्होंने बोला है दैट इट शुड बी अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम, बट सर वहां पर भी फिर आप देखोगे कि ना वहां पर इंडिया नहीं लिखा हुआ। हाँ, इंडिया में लिखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes, so they are taking the passive income of the entire world. बिल्कुल It means that they are also considering the income that is being earned by the company abroad and also in India. तो सर वो भी थोड़ा समझ में नहीं आया कि हम दोनों को बेस के बना रहे हैं। अगर आपको पैसिव इनकम देखना है तो आप ये देखो कि पैसिव इनकम फिर बाहर कितनी है, बिकॉज अगर पैसिव इनकम उनकी बाहर से कम है तो इसका मतलब है वो एक्टिवली इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं।
नहीं, तो ये भी बेस बना सकते हैं। अगर वो एक्टिवली इंडिया में ऑपरेट करेंगे फिर तो उनका पोयम फिर तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया निकल के ही नहीं आएगा ना। एक बात मुझे बताओ, अगर वो एक्टिवली इंडिया से ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें तो ये चेक करना उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर आया नहीं है, क्योंकि पोयम तभी तो बाहर आएगी। अब अगर वो एक्टिवली इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर तो उनका एक्टिव बिजनेस इंडिया में ही आ जाएगा, फिर तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, फिर तो उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो आपकी बाकी 3 कंडीशन है ना, आप बाकी 3 कंडीशन में चेक करोगे वहां पे इंडिया की बात हो रही है। हाँ ठीक है, बस फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें इंडिया की बात नहीं हो रही। यस सर, तो यही मेरा थोड़ा रीजन था कि ये क्यों वही नहीं मैं हो आपको पा रहा। बताना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो अगर वहां पे इंडिया की बात करेंगे तो वो कंपनी जल्दी रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है, और जब वो जल्दी रेजिडेंट बन जाएगी ना तो उसकी पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और आपको याद करो, मैंने क्लास में आपको एक बात बताई भी थी कि अगर जल्दी रेजिडेंट बनना स्टार्ट हो गई फॉरेन कंपनी तो क्या फॉरेनर इंडिया में कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। तभी तो मैंने कहा था कि जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है उस केस में पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही कब होगा? जब टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी। और तो भी गवर्नमेंट मेनली चाहती है कि इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल ना हो, बट कम से कम वो इनकम तो टैक्सेबल हो जाए जो इंडिया में अराइज हो और इंडिया में रिसीव हो। ठीक है, तभी फर्स्ट कंडीशन में ना उन्होंने इंडिया की बात नहीं की, उन्होंने पूरा होल लेके चला। क्योंकि यहाँ पे पहले अगर आप लो चेक करोगे ना, पहले यहाँ पे काफी लिटिगेशन थी फॉरेन कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलती थी हम इंडिया में चेक करेंगे, फॉरेन गवर्नमेंट बोलती थी अगर इंडिया में चेक करोगे हम जल्दी आर बनेंगे, हमारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, हम इंडिया में आएंगे ही नहीं। तभी गवर्नमेंट ने वहां पे क्या लिखा कि आपकी टोटल पैसिव इनकम चेक करेंगे इंडिया की बजाय, इसलिए वहां पे इंडिया वर्ड नहीं है। ओके सर। जी। सर दूसरा मेरा एक और डाउट ये था कि है ना, जब हम डीटीए पढ़ रहे थे तो डीटीए के अंदर ना जब हमने डबल जो टैक्सेशन होता है कि एक इनकम जिसपे डबल टैक्स लग रहा है उस पे जो प्रोपोर्शनेट टैक्स निकालने का तरीका था, लाइक फॉर एग्जांपल कि इंडिया में और अब्रॉड दोनों जगह 8 लाख रुपीस की इनकम है जो डबल टैक्सेशन को प्रोन है, एंड 15 लाख रुपीस उसकी टोटल इनकम है। तो हम ये कर रहे हैं कि हमने पहले इंडिया में टैक्स निकाल लिया, टोटल 15 लाख के ऊपर कितना होगा, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज कि 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय दैट प्रोपोर्शनेट टैक्स जो 15 लाख के ऊपर आया था। जी। तो सर ये भी थोड़ा मेरे को अजीब लगा, बिकॉज जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ना अल्टीमेटली वो इन्फ्लेटेड आ रहा है। मतलब अगर मैं 8 लाख पे टैक्स निकालता हूँ इंडिया पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग तो वो कम आएगा, बिल्कुल बट आएगा कम। जब मैं 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख करके निकाल रहा हूँ तो वो अल्टीमेटली इन्फ्लेटेड आ रहा है, और उसके बेसिस पे जो आपको लोअर अमाउंट होता है वो जो अब्रॉड में आपने टैक्स पे करा है वही निकल करके आता है। तो और ये भी वेरी ट्रू फैक्ट है जो आपने भी बोला था कि इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स रेट है। तो क्या गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि प्राइमा फेसी तो वो ये शो कर रहे हैं कि यस वी आर गिविंग यू द बेनिफिट, बट फिर उसके बाद में यही बात हो गई कि हाँ इन्फ्लेटेड करके वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी प्रोपोर्शनेट टैक्स की, तो आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिला, बट आपको एक्चुअली में तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं। बिल्कुल, एक्चुअली गवर्नमेंट देखो वही है। देखो अगर यहाँ पे आप, मैंने कहा ना, अगर आप अलग अलग करके निकालोगे स्लैब रेट से तो टैक्स अलग आएगा। जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो एवरेज फॉर्मूला यूज किया। अभी ना आपको मैं, मेरे ख्याल से अगर आपने कल परसों की क्लास देखी हो, सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, अभी आई थिंक आपने देखी नहीं होगी क्लास, सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर भी ना जो हमने टैक्स निकाला है वो एवरेज करके ही निकाला है। एक कॉन्सेप्ट अभी ना आपका आगे जाके आएगा कि डिविडेंड की इनकम पे सरचार्ज होता है वो 15% होता है, 15%। ठीक है, अब वहां पे जो हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे ना वो ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन करेंगे जो हमने DTAA के अंदर की है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक फॉर्मूला फिक्स कर चुकी है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम दिखाने के लिए कह रहे हैं कि भैया देखो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन्फ्लेटेड टैक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर आप अलग निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है अलग आपका टैक्स अमाउंट अलग आएगा, अगर आप एवरेज करके निकालोगे तो अलग आएगा। हमें बट लेना एवरेज वाला ही है, कैलकुलेशन जो होगी वो एवरेज बेस पे होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके हर्ष। उसके बाद जी सुजुस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे जो डाउट है सर है ना वो ये है कि जो आपने क्वेश्चंस आपने कल कराए थे सर उसमें सर एमआर का कौन सा पैनल अगर लगेगा तो मतलब उसमें कैसे? देखो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जहां पर भी स्पेशल इनकम होगी ना उस केस में एमआर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। और एमआर कॉन्सेप्ट क्यों एप्लीकेबल नहीं है उसका भी एक रीजन है। अब थोड़ा रीजन समझना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक बात Yes. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के हैं, ठीक है, 70 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के हैं 70 लाख, और अदर इनकम जो है वो भी आपकी मान लो 70 लाख है। ठीक है, अब 2 करोड़ 10 लाख हो गई। ठीक Yes, है, sir. आपने क्या किया, अलग अलग टैक्स निकाल दिया, सरचार्ज लगा दिया उसके ऊपर।
ठीक है। Yes, sir. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी इनकम 2 करोड़ होगी तो क्या होगा, फिर हम ये कंपैरिजन करते हैं। अब थोड़ा सा माइंड लगाना, अगर मेरी इनकम 2 करोड़ होगी तो हम कंपैरिजन करेंगे। अब मेरी इनकम अगर मुझे 2 करोड़ माननी है तो मैं 2 करोड़ कौन सी इनकम मानूं, मतलब उस Yes, sir. 2 करोड़ में मैं लॉन्ग टर्म कितने मानूं, उस 2 करोड़ में शॉर्ट टर्म कितने मानूं, अदर इनकम कितनी मानूं। प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। Yes, sir. कोई बच्चा कहेगा जी मैं तो लॉन्ग टर्म मानूंगा 60 लाख, कोई कहेगा जी मैं 50 लाख मानूंगा, कोई कहेगा मैं इतने मानूंगा। तो उसमें कितने मल्टीपल आंसर बन सकते हैं आप देख सकते हो, ठीक है। Yes, sir. तो गवर्नमेंट कहेगी जहां तुम्हें बेनिफिट है ना तुम उसके बेस पे निकाल लो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये एमआर की कैलकुलेशन होती है ना तो उसके मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। Okay. बट हमारे एग्जाम पर्पस के लिए जब भी इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड होगी तो ऑलवेज आपको आंसर फाइनल वाला देख के आना है। इस केस में एमआर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं करना, बट जब सिर्फ नॉर्मल इनकम दी होगी उस केस में एमआर कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। Okay, sir. क्योंकि Actually, जहां पे भी ना देखो थोड़ा खुद सोचो, जहां पे भी स्पेशल इनकम आ जाएंगी वहां पे कंपैरिजन अगर आप करोगे कि अगर मेरी इनकम 5 करोड़ होती, 2 करोड़ होती या 1 करोड़ होती, तो वो 1 करोड़ जो इनकम मानोगे वो किसको मानोगे आप। क्योंकि एक बच्चा बोलेगा ना, एक बच्चा बोलेगा जी लॉन्ग टर्म आप इतना मान लो, दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर लॉन्ग टर्म इतना मानो, ठीक है। तो उस केस में प्रैक्टिकली फिर दिक्कत आएगी। तभी गवर्नमेंट ने, तभी आपके इंस्टीट्यूट ने बोला भाई सिर्फ आपको फाइनल टैक्स बताना है, एमआर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है बट वो तब है जब वो सिर्फ नॉर्मल इनकम आपको दी होगी, Okay, sir. ठीक है। So ये डाउट था मेरे को। ओके सुजूस। नमन, नमन यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमन, नमन है, हाँ सर, क्या हाल चाल है। बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। जी सर सर हमारा सर ये पोयम वाले कॉन्सेप्ट में डाउट था सर, ये 2 स्टेज प्रोसेस अपन कब चेक करते हैं, मतलब क्या कंडीशन रहती है सर, वो जो मतलब बिजनेस। 2 स्टेज हाँ। प्रोसेस। हाँ सर, वो कौन ऑपरेट, कहाँ से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है और सर मतलब डिसीजन कहाँ से हो रहा है वो वाला। 2 स्टेज प्रोसेस आप तब एप्लीकेबल करोगे अगर आपका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर निकल के नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर निकल के आ रहा है फिर तो नॉर्मल कंडीशन चल रही है। अगर एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं है तो गवर्नमेंट कहते हैं उस केस में 2 स्टेज है, ठीक है। वहां पे आपको 2 स्टेज प्रोसेस एप्लीकेबल करना है। अगर एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है उस केस में प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब सर उसमें भी RNR कैसे बनेंगे, मतलब फिर RNR कैसे बनेंगे वही देखना पड़ेगा ना। पहले उसमें देखो 2 स्टेज में क्या, पहली स्टेज तो ये है कि मेन डिसाइड करने वाला कौन है और वो कहां से डिसाइड कर रहा है, मतलब वो डिसीजन इंप्लीमेंट कहां हो रहे हैं मैटर वो नहीं होगा, डिसाइड कहां से किया जा रहा है मैटर वो करेगा। सर अगर बाहर से किए जा रहे हैं तो वही मतलब NR हो जाएगी, तो उसकी पोयम बाहर निकल के आ जाएगी, उसके वजह से फिर वो कंपनी NR बन जाएगी। सर एक ही हमारा था कि सर जैसे मान लो ये कंपनी है फॉरेन कंपनी, जी मतलब सर उसकी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ही है और बोर्ड मीटिंग मेजोरिटी आउटसाइड इंडिया ही, पर सर ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय एंड मतलब इंडिया में टेकन हो रहे हैं मतलब। अगर तो सर अगर एक्टिव बिजनेस बाहर है और उसकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर है तो पोयम बाहर ही मानी जाएगी, सिंपल सी बात ही है। अच्छा, मतलब सर फिर डिसीजन मतलब एक्टिविटी उस केस में आप चेक नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी पोयम बाहर ही निकल के आएगी, ठीक है। हाँ 2 स्टेज वाला एप्लीकेबल तब करना है जब एक्टिव बिजनेस आपका बाहर ना हो। ओके। वर्षा हेडेक हो रहा है आपको? वर्षा कह रही क्या चल रही है यार, हद हो नहीं गई। सर, नहीं बिल्कुल नहीं भी नहीं मतलब सर, कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हैं, मेरे से पूछो डाउट। वर्षा कह रही मुझे सारा आता है यार। सर नहीं नहीं सर। जी जी सर जी हर्ष। एक जस्ट पॉइंट जो अभी नमन ने बोला, उसी से एक पॉइंट मेरे को एक पूछना था आपसे कि है ना, जैसे अभी नमन ने जब आपसे पूछा तो ये हुआ कि जो भी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया जिनका भी नहीं है, तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया अगर नहीं है तो जब वो फर्स्ट वाली जो सेट ऑफ क्राइटेरियाज है, वो 4 कंडीशन जो है मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाली, अगर वो पूरा नहीं कर रही है और वो जो है वो बोर्ड मीटिंग वाली चीज भी पूरा नहीं कर रही, तो सर वो मतलब एक्टिव बिजनेस इन इंडिया मान लेंगे और फिर तो ये दोनों कंडीशन नहीं देखनी पड़ेगी ना जो यहाँ पर दी है। मतलब अगर वहीं की दोनों कौन से वाली कह रहे हो आप? 2 ये स्टेज जो वाली? यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। हाँ हाँ हाँ। तो ये मतलब हमको बाद में नहीं देखनी पड़ेगी अगर वहां की वो दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती तो फिर तो आपका पोयम इंडिया में आ गया, फिर तो पोयम इंडिया में ही आ जाएगा ना, फिर हमको नहीं देखना मतलब ये वाली चीज। मतलब एक्टिव बिजनेस अगर इंडिया से बाहर नहीं है तब ये 2 स्टेज आएगा सिर्फ। ठीक है। ठीक है।
ओके नमन, नमन के बाद है सोनू। जी सोनू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा एक बात बताओ, अभिषेक नहीं आया आज? सर वो पार्क में शायद तक। पार्क में आ जाए। अच्छा सर ओके। अभिषेक का ना मैसेज आया था, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। क्या हुआ उसको? सर उसको शायद कोरोना है, उसकी पूरी बॉडी में पेन है 5-6 दिन से, उसने क्लासेस भी इसलिए नहीं देखी। अच्छा चलो उसका हालचाल पूछते हैं आज ग्रुप में, तभी नहीं आया फिर मेरे को लग रहा है। सर ये जी जी सोनू। सर मेरा डाउट ये था कि अगर अदर इनकम और स्पेशल इनकम मिला हुआ है, जी। मतलब स्पेशल इनकम मिला हुआ है क्वेश्चन में और अदर इनकम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो जो बेसिक अजम्पशन है वो हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बिल्कुल मैं समझ गया। टेस्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसमें 2-3 बच्चों का डाउट मेरे पास आया था, जिसके अंदर मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया, अदर इनकम दिया नहीं हुआ था उसमें। यस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आकांक्षा ने भी क्वेश्चन पूछा था कि सर वो 2.5 लाख रुपए की एग्जामिशन लिमिट होती है, क्या वो उस केस में एप्लीकेबल करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है। Yes. अब देखो उस क्वेश्चन में ना, पहली बात तो आपको यहाँ आपके एग्जाम तो है देखो सब्जेक्टिव, गोले तो भरने नहीं है। अब यस। 2.5 लाख रुपए की लिमिट आप जानते हो, 2.5 लाख रुपए की लिमिट आपकी यूज तब होती है, पहली बात तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल और एचजीएफ में से कोई भी एक हो, ठीक है, और उसकी 2.5 लाख रुपए की लिमिट पूरी बची हो या कुछ बची हो, थोड़ी बहुत जो भी बची होगी उसको यूज करके फिर आप टैक्स लगाते हो। ठीक है। Yes. अगर उस क्वेश्चन में आप 2.5 लाख रुपए की लिमिट यूज कर रहे हो, आंसर गलत नहीं कर रहे, बट आपको वहां पे ना एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी, उनकी सारी कंडीशन। मतलब मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंडीशन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, इसकी अदर इनकम नील है, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख की लिमिट पूरी बच रही है, उस 2.5 लाख की लिमिट को यूज करके उसके बेस पे कैलकुलेशन कर रही है। बट अगर आप एजम्पशन नहीं लिख के आओगे, फिर 2.5 लाख की लिमिट बिना बताए यूज करके आ जाओगे ना, एग्जामिनर क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो मैं दोबारा बोलूंगा, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल लॉ में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, आपने क्लास में किया भी होगा कि जो बैलेंस एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, बट वहां पे पेपर होते थे गोले भरने वाले, यहाँ पेपर है सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ना आपको एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सोनू। यस सर। और कोई डाउट जी? नहीं सर। ओके हेलो। जी जी। जागृत, नाम तो जागृति है, आवाज लड़के की है। सर वात्सल्य। अच्छा वात्सल्य है जी। सर एक क्वेश्चन था। नहीं, आपके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जागृति। सर वो मेल आईडी का है, मैं एक मिनट मेरी सुनो। अच्छा जी वात्सल्य। सर मेरा ना पहले 5-7 दिन तो फैमिली फंक्शन की वजह से क्लासेस मिस हुई। फैमिली में किसका फंक्शन था? दीदी का रोका था। पार्टी कहाँ, लड्डू कहाँ है? सर हंसने की बात सुनो नहीं है, तो। ऐसे नहीं, सुनूंगा तो बाद में, पहले हद हो गई, मतलब दीदी का रोका हो गया, हाँ लड्डू नहीं मिल रहे। देखो वर्षा कह रही मैं बादाम खाना छोड़ दूंगी साथ। सर आगे भी सैड न्यूज भी है एक साथ। अच्छा अच्छा, हाँ 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 बोलो। फादर कोरोना पॉजिटिव हो गए अब। अच्छा तो यही पूछना चाह रहा था कि मैं कल से जैसे क्लासेस शुरू करूंगा, ओके। तो मेरी 17 तक हुई है सर। अच्छा तो मतलब कैसे सर, मेरे को दिक्कत तो नहीं होगी मतलब? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आप अभी हमारी 28 क्लासेस हुई हैं टोटल, मेरे ख्याल से 28-29 हुई हैं। हाँ जी हाँ ठीक जी है, तो आप हाँ जी। डेली एक, अगर टाइम मिले 1 या 2 क्लास दिन में देख लो, बट आपने हाँ अपनी जी फैमिली का भी ध्यान साथ में रख के चलना है। हाँ जी ठीक है, और थोड़ा मतलब टेंशन नहीं लेनी, उनको थोड़ा मोटिवेट करो, क्योंकि होता हाँ क्या, जी देखो इस टाइम जो न्यूज चल रही है ना, सही बताऊं, न्यूज पहली बात तो न्यूज देखनी कम करो थोड़ी। हाँ जी हाँ जी मतलब न्यूज में चलाओ तो वहां त्राही त्राही मच रही है, त्राही त्राही मच रही है, त्राही त्राही मच रही है, ये न्यूज बार बार दिखा रहे हैं। हाँ जी उससे दिमाग में ना इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि प्रॉब्लम सही होने वाली भी होगी ना, प्रॉब्लम और खराब हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो वो थोड़ा ना पॉजिटिव वाइब्स लेके आओ और उनकी हेल्प करो, मतलब जो उनको रिक्वायरमेंट है पूरी करो, और बहुत जल्दी सही हो जाएंगे अंकल जी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ जी। ठीक है, और आप भी और टेंशन बिल्कुल मत लो, क्लास सही टाइम पे होंगी। नहीं सर, जो और एक बीच में टेस्ट हुआ वो भी मिस हुआ मेरा। कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में मेल पर सेंड कर सकते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब आपका होगा मुझे बता देना, आप सेंड कर देना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। थैंक यू सर। उसके बाद जी कनक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कनक आपकी वीडियो बंद है मेरा डाउट, एक मिनट सर। जी। हेलो सर। जी सर मेरा डाउट था टीडीएस को लेके, जैसे जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे डिविडेंड वाले, तो उसमें ऐसे अगर हम पहले टीडीएस काटेंगे उसके बाद डिविडेंड पे टैक्स कटेगा?
नहीं 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 नहीं, हमेशा ग्रोस पे टैक्स लगता है। जो टैक्स आएगा उसमें से फिर बाद में टीडीएस माइनस करते हैं। ये आपने मेरे ख्याल से एग्जीक्यूटिव में जब टोटल इनकम पे टैक्स निकालना सीखा होगा। हम जब भी अपनी इनकम लेते हैं ना, इनकम हमेशा ग्रोस लेते हैं, ठीक है। उस ग्रोस पे निकालते हैं स्लैब रेट से टैक्स, ओके सर। फिर उस टैक्स में से जो टीडीएस कट चुका है वो माइनस करते हैं, फिर बैलेंस हम पे करते हैं। अच्छा, जी। तो जैसे सर इसमें हम लोग ने वो पढ़ा था कि टीडीएस मतलब सर टीडीएस का कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आया था डिविडेंड वाले में जो आपने बताया जैसे मैं था। आपको सिंपल सा एक बार एग्जांपल repeat देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, डोमेस्टिक कंपनी, मैंने आपको 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, ठीक है, या मैंने आपको 3 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, मान लेते 3 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, ठीक है। अब 3 लाख के डिविडेंड में रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? 10% टीडीएस है, ठीक है। तो 3 लाख में से 30,000 पे मैं टीडीएस काट लूंगा, 270 आपके पास आ जाएंगे। यस सर, बोलो हाँ, यस सर। ठीक है। अब जो 270 आपके पास आएंगे, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उस रिटर्न में डिविडेंड की इनकम 270 शो नहीं करोगे, 3 लाख शो करोगे। यस सर। नहीं आया समझ? सर से डिविडेंड की इनकम 270 शो सर, हमने एक टीडीएस बार काट दिया। ये एक मिनट रुको, नूपुर क्या कहना चाह रहे हो? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, इसको सेम डाउट था। ये लो, फिर एक मिनट रुको। फिर अब ध्यान सुनना मेरी बात को, सारे बच्चे सुन लो, क्या पता कई बच्चों को डाउट हो भी या ना हो, मे बी अब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं सिंपल सा ले रहा हूँ जी। मान लो मैं डोमेस्टिक कंपनी हूँ, आप सब मेरे शेयर होल्डर हो, ठीक है। मैं आपको 5 लाख रुपए का डिविडेंड दे रहा हूँ, हर पर्सन को 5-5 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। अब डिविडेंड सोच के बोलना, मेरा एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, 194 में टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का रेट कितना है? 10% है। तो अगर 5 लाख रुपए का टीडीएस है तो मैं 10% टीडीएस, सॉरी 5 लाख रुपए का डिविडेंड है तो मैं 10% टीडीएस काट लूंगा, मतलब 50,000 पे टीडीएस काट लूंगा। अब जब मैंने 50,000 पे टीडीएस काट के जमा करवाया गवर्नमेंट को, तो आपको कितने मिले? 5 लाख मिले या 4.5 लाख मिले? 4.5 लाख मिले, ठीक है। आपके पास 4.5 मतलब 450 सबके हाथ में आ गए। मान लो इस डिविडेंड के अलावा कोई दूसरी इनकम आपकी नहीं है। अब आपको रिटर्न फाइल करनी है। जब रिटर्न फाइल करने पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, तो आप अपनी इनकम कितनी शो करोगे? 4.5 लाख शो करोगे या 5 लाख शो करोगे? इनकम शो करोगे 5 लाख। मतलब आप ये बोलोगे कि मेरा डिविडेंड जो है 5 लाख है। नूपुर क्या कह रहे हो? नूपुर सर वो मीटिंग पॉज हो गई थी ड्यू टू कनेक्शन। अच्छा, तो मैं बोलूँ ना, मतलब ठीक है। तो 5 लाख रुपए का आपका डिविडेंड आ गया। अब 5 लाख रुपए आपने बोला जी मेरा 5 लाख रुपए का डिविडेंड है। अब 5 लाख रुपए लगाओगे स्लैब रेट, क्योंकि डिविडेंड पे स्लैब रेट लगता है, ठीक है। अब स्लैब रेट लगाओगे तो 2.5 लाख इनकम एग्जम्प्ट है, और बैलेंस 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपए टैक्स आएगा। और जो टैक्स आएगा उतने की तो सर रिबेट ये मिल डबल जाए। टैक्स नहीं हो गया? सुनो तो सही, अभी मैंने बोलना बंद कहाँ किया। अब जो 12,500 टैक्स आएगा उतने की आपको रिबेट मिल जाएगी, 12,500 की। आपका फाइनल टैक्स आ गया नील। अब जब फाइनल टैक्स नील आएगा ना, तो आपने एग्जीक्यूटिव में शायद पढ़ा होगा या प्रैक्टिकल लाइफ में सुना होगा कि लोगों को टीडीएस के रिफंड मिलते हैं, लोगों के घरों में टीडीएस के रिफंड आते हैं। हाँ जी वो सर। हाँ, तो टीडीएस के रिफंड का हाँ अब जी ध्यान सर, एज सुनो। पर द 26 AS। अब रुको तो सही, मेरे को भी तो खेलने दो नालायक। हाँ बच्चा, अभी हद हो गया। अभी बच्चे का कनेक्शन उड़ गया था, अब कनेक्शन आ गया। सुनो अभी, रुको ध्यान से। अब एक बात मुझे सोच के बताना, आपका फाइनल टैक्स आया नील, ध्यान सुना, फाइनल टैक्स आया नील, और 50,000 पे टीडीएस कट चुका था आपका, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को बोलोगे, गवर्नमेंट कि मेरा फाइनल टैक्स तो नील आ रहा है, बट 50,000 पे कंपनी ने टैक्स काट लिया था। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जो तुम्हारा टीडीएस कटा था उसका हमसे रिफंड ले लो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आप फाइनल टैक्स निकालते हो ना, उस फाइनल टैक्स में से टीडीएस माइनस होता है, बट अगर फाइनल टैक्स ही नील आ रहा है तो जो टीडीएस आपका कटा था वो सारा आपके घर में वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपके कनक आपके दिमाग में डाउट आ गया कि सर अगर मान लो फाइनल टैक्स नील की बजाय मेरा 30,000 आता या 40,000 होता, तो अगर मान लो फाइनल टैक्स 40,000 होता, टीडीएस कितना कटा? 50,000, तो फिर आपको 10,000 पे रिफंड मिलता। आपका फाइनल टैक्स मान लो 1 लाख आता, तो 1 लाख में से 50,000 टीडीएस पे कर चुके हो, बैलेंस 50,000 आपको और देना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में काम चलता है जी। ये सर सर मतलब जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं, सो उनको कोई डिडक्शन तो मिलती नहीं है? हाँ, उनको TDS का डिडक्शन, उनको रिफंड मिलेगा ना? किसको? नॉन रेजिडेंट है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, तो बिल्कुल उनको तो कोई डिडक्शन मिलती नहीं, तो देखो- टीडीएस का मिल जाएगा ना? देखो मैं आपको बताऊं, नॉन रेजिडेंट वाले केस में ना ऑलमोस्ट जो उनके फाइनल रेट होते हैं ना, वही टीडीएस के रेट होते हैं।
एनआर वाले केस में नॉर्मली लो ही ऐसा बना होता है, उनको रिफंड की बात ही नहीं होती, उनका टीडीएस कटता ही उस रेट से है जो उनका फाइनल रेट होता है। ओके सर। ठीक है, तो उनका ऑलमोस्ट टैक्स सेम ही आता है। ओके ठीक है कनक, सर सर प्लीज एक सा क्वेश्चन करवा दीजिएगा। टीडीएस वाला हाँ सर। कल करवा दूंगा। हाँ ओके सर, थैंक और यू कोई सर। सेवा जी? सर इसमें सर ये टीडीएस में सर मतलब ये डोमेस्टिक कंपनी को सर जो लॉ अप्लीकेबल हो रहा है, हम्म, तो सर ये इसमें मतलब अपन क्वेश्चन में तो मतलब सर कुछ काम ही नहीं आएगा, मतलब फिर वो टीडीएस काटने का। और ये देखो क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा ना, अगर वो बोलेगा, देखो क्या बोलेगा, वो बोलेगा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लायबिलिटी क्या होगी वो बता दो, तो बिना बात के ना वहां पे अपनी ज्यादा नॉलेज नहीं झाड़नी कि हाँ भाई टीडीएस का लो भी हमें पता है, क्योंकि ना कई बच्चों के अंदर कमी होती है। वो पूछेगा शेयर होल्डर की, बच्चा कंपनी का ही बता के आ जाएगा, उसको आ जाएगा हाँ, गुस्सा, तो फिर एग्जामिनर क्या बोलेगा, बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको एक और अटेम्प्ट मिलना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, तो मेन जब सर हाँ दीपाली रुको, हाँ जी, सर लेकिन हम रिटर्न में डिविडेंड का इनकम 5 लाख का क्यों दिखाएंगे? टीडीएस कटने के बाद हाथ में तो 470 है, तो उतना ही पे ना, मतलब रिटर्न में 5 लाख का कोई सेंस ऐसे समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं आएंगे ना। मैं यही तो बता रहा हूँ ना। देखो ये बातें पता क्यों डाउट आ रही हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में टीडीएस का चैप्टर आपने फिर सही ढंग से पढ़ा नहीं है। अब प्लीज ध्यान सुनना, आप 470 क्यों दिखाओगे? आप आपके ये बात ना उनको थोड़ी और अच्छी समझ में आएगी जिनके फादर साहब एम्प्लॉई हैं, जिनको सैलरी मिलती है। ठीक है, अब एक बात मैंने सोच के बताना, आपका 5 लाख का डिविडेंड है, 50,000 टीडीएस कट गया, मिले आपको 4.5 लाख। ठीक है, अब हाँ। खुद सोचना थोड़ा ध्यान से, अब 4.5 लाख अगर आप रिटर्न में दिखाओगे तो 4.5 लाख पे स्लैब रेट लगाओगे। हाँ। ठीक है, तो जो 50,000 पे टैक्स आपका कट चुका है वो तो आपने अपनी इनकम में शो ही नहीं किया, तो क्या सोच के बोलना, क्या उसका इफेक्ट आपकी इनकम में आया? नहीं आया ना। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया जब तुम रिटर्न फाइल करोगे ना, तुम्हें हमें ग्रोस इनकम दिखानी है, तुम्हारी ग्रोस इनकम कितनी है। ठीक है, फिर अब सुनो, पहले सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन बाद में पूछना। अब जो ग्रोस इनकम आएगी उस पर तुम टैक्स लगा दोगे स्लैब रेट से। ठीक है, जो स्लैब रेट से टैक्स आएगा उसमें से माइनस कर दो टीडीएस, भाई जितना तुम टैक्स हमें पहले ही पे कर चुके हो। मेरा दीपाली आपसे क्वेश्चन है, क्या टीडीएस के रेट और फाइनल टैक्स रेट दोनों सेम होते हैं? नहीं। अलग अलग होते हैं ना। यस। तो इसलिए तो गवर्नमेंट कह रही है भाई जब तुम फाइनल टैक्स पे करोगे उस पर स्लैब रेट लगाना पड़ेगा, तो स्लैब रेट तो ग्रोस इनकम पे लगेगा ना। हाँ। हाँ, तो फिर ग्रोस इनकम पे टैक्स निकालो, जो तुम्हारा टीडीएस कट चुका है उसको माइनस कर दो, बैलेंस तुम हमें पे कर दो। आपने एक चैप्टर क्या होगा एडवांस टैक्स का एग्जीक्यूटिव में, यस सर। एडवांस टैक्स के चैप्टर में तो यही केस करते थे आप। एडवांस टैक्स में क्या करते थे भाई, जो फाइनल टैक्स आ रहा है उसमें से जो आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया माइनस करके बैलेंस पे कर देते थे। तो वही सेम केस यहाँ पे है। बाकी मैं कल एक क्वेश्चन करवा दूंगा क्लास के अंदर, उससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। यस सर, थैंक यू। ओके दीपाली सर जी। सोनू सर इसमें समझो फाइनल टैक्स नहीं लाया तो डिविडेंड जो टीडीएस हमने पे किया है, जितना भी पे किया है उतना रिफंड मिलेगा? कोई लिमिट है कि इसकी? कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। मेरा इस बार आया है 1.5 लाख रुपए का रिफंड। मेरा इस बार टीडीएस कटा, मतलब मेरा टीडीएस कटता है तो मुझे, मैं तो मेरे एक्चुअली चलो मेरी तो इतनी इनकम नहीं है, ठीक है, बट जिन लोगों की बहुत इनकम होती है, मेरी पूरे साल में कितनी 5 लाख की इनकम है, 12,500 की रिबेट क्लेम कर लेता हूँ, टैक्स आता 0। नहीं सर, आपकी कैलकुलेटर में आ जाती है इनकम सर? सर डिविडेंड की हाँ, इनकम है आपकी कि कौन सी इनकम की सोर्सेज है? अब मुझे पता था, अब देख लो सबके माइक ऑन हो गए सबके। सर आपकी कैलकुलेटर में हो जाती कैलकुलेट? पता है मैं नहीं बताऊं, सर, सुनो ध्यान से, बिजनेस की सुनो। होगी सर आपकी। जब हम आपकी एज में होते थे ना, मतलब जब भी हम क्लास के अंदर बैठते थे, हमारा पहला काम पता क्या होता था? क्लास में होते थे, चलो अब तो ऑनलाइन क्लास होती है, उस टाइम होती थी फेस टू फेस क्लास में। सीए की बात कर रहा हूँ, हमारी क्लास में 700 बच्चा होता था। पहला काम हमारा पता क्या था? पहला काम होता था, सर हमारा भी यही काम होता है। हमारा भी सर सेम यही है सर। सर 700 बच्चे तो फिर से सुनो तो सही, मतलब मैं बता रहा हूँ ना सर सेम सर सेम। और अंकल सुन तो लो 2 मिनट, मैं कह रहा हूँ कि आपका और मेरा काम ना बिल्कुल सेम है। हाथ सर आज आप अपना कैलकुलेटर दिखा रहे हैं कि देख लो नहीं आती। अब मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ? मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ? अरे बोलने तो दो, 1 मिनट रुको। हाँ सुनो ध्यान से, हमारा काम भी यही होता था जो आपका काम है, हाथ में कैलकुलेटर। ठीक है, हम अच्छा ध्यान सुनो, आपकी ना सीएस की तो इतनी फीस चलो भी ज्यादा नहीं होती, हमारी फीस 22 हजार होती थी। 20 मेरे को याद है मैंने 22,000 से कम फीस कभी पे नहीं की सीए के अंदर। अब तो फीस बहुत कम हो गया, उस टाइम इतनी मैंने फीस पे की थी। अब हुआ क्या, सीए की क्लास में गए 700 बच्चे,
पढ़ाई तो गई भाड़ में एसटीसी कराने। पहली तो भाई साहब 20,000 फीस, 20,000 मल्टीप्लाई 700। ओ माय गॉड भाई साहब। सर हमें ना ये डाउट होता है, हम मल्टीप्लाई 8,000 करें या 11,000 करें। मतलब इसमें 500 बच्चों के हिसाब से कर लो। इधर देखो नालायक की बात नहीं नहीं सर, मैंने आपसे फीस लिया 500 कोई? बच्चे तो होंगे, 500 बच्चे से ज्यादा है। रुको एक मिनट नहीं, रुको। 500 मैंने क्या किया है? 500 कर लो। चलो पहले आप बात कर लो, पहले आप बात कर लो। नहीं मैंने आपसे कोई फीस ली है? मैंने 256 इंटू 3 इंटू 8,000 ऐसे किया था। हाँ बस ये देखो ओमकार बस यही करता रहेगा 256 इंटू 3, और फिर जब 4 ग्रुप बन जाएंगे 5 ग्रुप मैंने तभी कैलकुलेटर में भी नहीं आया डिजिट। मैंने एवरेज निकाला 500। इसी चक्कर में ना मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाता। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं। रुको आप चलो। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, सर वातावरण 1.5 लाख, काफी। सर 1.5 लाख की रिफंड आपका किस इनकम से आया था सर, ये पूछना है सर। क्या पूछना है आपको? ऐसे नहीं पूछते, 1.5 लाख का रिफंड ऐसे नहीं पूछते हैं। देखो मैं बताऊं सर, पहले- की नॉलेज तो आनी चाहिए ना सर, रिफंड कहाँ से आपने क्लेम किया। पहले ऐसा करते हैं, Excuse me, रुको 1 मिनट पहले डाउट्स ले लूं, डाउट्स लेके ना फिर आराम से बातें करेंगे, फिर मैं सारा कुछ बताऊंगा, इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं, सब बताऊंगा। पक्का नहीं सर, पहले एक बार डाउट लेने दो, बच्चे सेशन छोड़ के भाग जाएंगे, ध्यान रखना। नहीं सर पहले इनकम बता दीजिए सर, पहले इनकम बता सर इनकम बताओगे तो सब यहाँ पर ही रुकेंगे सर। रुको सर, वरना हम सब जा रहे हैं। रुको ये 2 मिनट रुक जाओ बस। हाँ देखो मिताली कह रहे बैंक बैलेंस भी बता दो, बैंक बैलेंस 0 है मेरा नालायक। 1 मिनट रुको, कहाँ गए बच्चे? सर आप अपना रिटर्न एक्सपर्ट बनो के वेबसाइट पे डाल दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न सबको पता। सर बस पैन कार्ड दे दीजिए और पासवर्ड दे दीजिए, वो हम निकाल लेंगे। अगर आपका बस चले ना, आप इनकम टैक्स वाले मेरे घर में भिजवा दो। अरे नो सर, नहीं सर ऐसा मेरे 100 रुपए अब तक नहीं दिया। ऐसे सर 100 रुपए दे दो सर आप पे पूरा भरोसा है सर, टैक्स नहीं लिया आएगा। मेरे 100 रुपए रह गए अब तक। दिवाली के। हाँ चलो नहीं मेरे 100 रुपए। एक मिनट तो रुक जाओ, मैं 2-3 बच्चों के डाउट ले लूं, उसके बाद आराम से बताता हूँ, इनकम खर्चे सब बताता हूँ, टेंशन मत लो। डाउट बच्चों के गुम हो गए, कहाँ गए? सुरभि जी, सुरभि देखो बच्चा नाराज होके चला गया बस। सर इनकम जानने में इंटरेस्ट है उसको भी। नहीं सुरभि चली गई, गुस्सा होके चली गई, कह रही यहाँ तो बात होती है, डाउट लेते नहीं है सर वो। सुरभि कहाँ गया बच्चा? मेरे को टेंशन हो गई। पापा मम्मी मार रही है। कहाँ गया बच्चा? सर आप भी ना। चलो सुरभि, उसके बाद जी रुको ध्वनित मतलब डाउट पूछने वाले सर डाउट वाले बच्चे चले गए, आप इनकम भी बता दो। हाँ सर आप बता दीजिए। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। एक दो बच्चों के नाम हो रहे हैं। सौरभ का डाउट है कुछ तो। हाँ सौरभ जी सौरभ। सर अगर इंडियन रेसिडेंट है एंड उसने अगर फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया है एंड उसने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन बोरो किया फ्रॉम बैंक, इंडियन बैंक से, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो माइनस करेगा क्या डिविडेंड इनकम से? डिविडेंड इनकम से वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेगा क्या? एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलो, क्या बोला आपने? इंडियन बैंक है, अगर इंडियन रेसिडेंट है, उसने इंडियन बैंक से लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री। हाँ नहीं डोमेस्टिक फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन कंट्री के कंपनी में, और फॉरेन कंट्री के कंपनी में। ओके, नहीं तो वो डोमेस्टिक कंपनी में कवर है, फॉरेन कंपनी में कवर है? फॉरेन कंपनी में। तो अगर वो फॉरेन कंपनी में कवर होगी, उस केस में डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप ये पूछ रहे हो? हाँ, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला माइनस होगा या नहीं माइनस होगा? देखो अगर वो रेजिडेंट है तो उस केस में तो 20% इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। अगर वो एनआर होगा तो डिडक्शन आपको उसको एप्लीकेबल नहीं होगी। याद करो मैंने एक डायग्राम बनवाया था कल की क्लास में। यस सर। ठीक है, तो उसके बेस पे अगर वो एनआर है फिर तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, फ्लैट 20% टैक्सेबल है। ओके ठीक है, बट अगर वो रेजिडेंट होगा तो वो क्लेम कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। ओके सौरभ।
एक मिनट रुको। सर एक मिनट, हाँ जी जी बोलो। सर वो जो स्पेशल इनकम हमने जो रेट्स किए उसमें हमने ऐसा करा है कि हम मैक्सिमम 15% सरचार्ज लगाएंगे। तो अगर जहाँ पे इनकम 1 करोड़ से कम है तो वहां पर हम 10% सरचार्ज भी लगा सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये ना बहुत पता नहीं क्यों बच्चों को बार बार इतना डाउट आ रहा है। जब आपकी टोटल इनकम, मेरी आवाज डबल साउंड कर रही है शायद। यस सर। एक बार ना आप अपना यस सर, डबल साउंड हो रहा। एक मिनट रुको, अब नहीं करेगी वो, मेरे ख्याल से उनके माइक में दिक्कत थी। ये किसके बर्तन खड़क रहे हैं? बर्तन एक मिनट बंद करो, एक बार माइक बंद करो, बर्तन गिर रहे हैं। हाँ अब सुनो ध्यान से, एक तो बीच में अब सुना ध्यान से। ये कई बच्चों को डाउट है कि सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 1 करोड़ से कम है तो उस केस में 10% लगना चाहिए, 15 क्यों लग रहा है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इतना बढ़िया डायग्राम बनवाया था। मैंने कहा था कि अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है, तो अगर वो 2 करोड़ से ऊपर चली गई ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने भी हो, जो उनका टैक्स आएगा उसमें 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि लॉन्ग टर्म तो 50 लाख है। आप देखो ना, अगर इंडिविजुअल ही चेक करना होता फिर उस डायग्राम का फायदा ही क्या था? इंडिविजुअल चेक ही नहीं करना। गवर्नमेंट ने, देखो मैंने उस डायग्राम के अंदर 2 बातें लिखवाई थी, एक तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम और एक टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम। किसी का माइक फिर ऑन हो गया। अब अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम है, अगर 2 करोड़ तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 15% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। बस ये बात ध्यान देना, चाहे उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कितने भी हो। ठीक है जी, अब बताओ अब कोई डाउट आपको उसके अंदर हो जी? सर मुझे डाउट है सर, टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है और जो अदर इनकम है वो भी हमारी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उसके बाद हम अदर इनकम पर 25% या 37% लगाएंगे और जो हमारी स्पेशल इनकम है उस पर तो 15% ही लगाएंगे। बिल्कुल 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 सही समझे आप। सर ये 2 करोड़ की जो सर इनकम है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख माइनस करने के बाद देखेंगे कि इंक्लूड में मतलब अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A दिए हुए हैं, ठीक है, तो 1 लाख तो एग्जम्प्ट है ना। और आप सबने पढ़ा होगा एग्जम्प्टेड इनकम कभी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। ठीक है ना, एग्जम्प्टेड इनकम कभी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। तो 1 लाख माइनस करने के बाद आप चेक करोगे। हाँ सर, वही अपना टेस्ट वाला मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था ना। हाँ सर, वही हाँ, 1 लाख माइनस करने के बाद एग्जैक्ट 50 लाख बन रहे थे। तो 50 लाख पे तो कोई सरचार्ज है ही नहीं, तो वहां कुछ बच्चों ने सरचार्ज एप्लीकेबल कर दिया था। हाँ सर, ठीक है जी। अब सूर्य आप कुछ डाउट पूछ रहे थे? सर यही वाला डाउट था मेरे को। ओके आदित्य जी। जी आदित्य। सर आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग रिबेट। रिबेट में ये कंडीशन होती है कि इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद उसकी टोटल इनकम जो है वो अप टू 5 लाख है। इसमें आपने ये लिखवाया है कि जो इसकी टोटल इनकम है उसमें एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A इंक्लूड नहीं होगा। जी लिखवाया मैंने। अच्छा उसमें डाउट, अच्छा वाई? क्योंकि लॉन्ग टर्म, अब इधर सुना ध्यान से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पे शेयर्स वाला केस एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट कह रही है उसका ऑलरेडी टैक्स ही 10% है, और जब हम इतना कंसेशनल टैक्स पे कर चुके हैं ना, तो उस पर हम कोई बेनिफिट अलग से नहीं देंगे। ठीक है, तो भी रिबेट वाले केस में से वो बाहर निकाल दी हैं, और बाकी सारी इनकम पे रिबेट मिलेगी, उस पे नहीं मिलेगी बस। ठीक है दीदी? जी जी, और कोई डाउट? तो जो आपने कंपनी के अमेंडेड सेक्शन बताए हैं उसमें एक ये था कि अगर कोई भी ऐसा कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है तो वो कंपनी को नहीं मिलेगा, 115 DAT और 115 DAT। तो 115 DAT में और 115 में आपने बताया था कि कंपनी को फिर वो नहीं मिलेगा, उसकी प्रोविजन का कोई सेट ऑफ होगा तो, पर अमलगमेशन में मिल जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन के केसेस में नहीं होगा, पर अमलगमेशन में मिल जाएगा। तो सर अमलगमेशन में रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता है? नहीं, वो मैंने अभिषेक को बताया था, मैंने वहां पे लिखवाया भी था कि वो सेक्शन तब ले सकते हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड। ये आपकी ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई, आपने क्या ये बोला कि 115 BAB वाला ऑप्शन अमलगमेटेड कंपनी ले सकती है, नहीं ले सकती? यस सर, इसमें मतलब ये है कि रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो न्यू डोमेस्टिक कंपनी। ये हाँ देखो अभिषेक आ गया। अभिषेक क्या हाल चाल है? अभिषेक अपना माइक ऑन करो।
कैमरा भी। हाँ अभिषेक, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ। कहाँ पे थे इतनी देर तक? सर अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही मेरी। क्या हुआ है? सर फीवर हो रखा है थोड़ा सा। फीवर? और बाकी सब कुछ सही है, ओके है? यस सर। ठीक है, तो अपना मेडिसिन ले रहे हो? जी सर। गर्म पानी, स्टीम, सब कुछ? जी सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखो अपना अच्छे से, ठीक है? तो थैंक यू सर। हाँ अदिति, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैंने अभिषेक को बताया भी था, अमलगामेटेड कंपनी वो ले सकती है, बट मैंने वहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था कि उसको सारी जो बाकी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी तब। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड बाकी नहीं करेगी ना, तो अमलगामेटेड भी कंपनी वहाँ से बाहर हो जाएगी। सर जी सर, जो अदिति ने पूछा अभी क्वेश्चन, उस वही क्वेश्चन मैंने भी आपसे व्हाट्सएप पे मतलब टेक्स्ट करके सेम यही वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था ना। इसमें सर प्रॉब्लम बस बेसिकली ये आ रही है बिकॉज इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनीज एक्ट, तो सर वहां पर है ना रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन में डिफरेंस है। बट यहाँ पर जब हम देखते हैं इनकम टैक्स में, तो ये समझ नहीं आ रहा कि रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग वही वाला लेना है या फिर यहाँ पर कुछ अलग लेना है। देखो इनकम टैक्स में ना, जब हमारा लास्ट चैप्टर आएगा तो मैं आपको अमलगामेशन, डीमर्जर, मर्जर, इनकी डेफिनेशंस आएंगी लास्ट चैप्टर में। कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन अलग हैं और इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन को ना इनकम टैक्स की डेफिनेशन से मर्ज मत करो। इनकम टैक्स में अमलगामेशन क्या है, मर्जर क्या है, डीमर्जर क्या है, तो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, उसके अंदर आपको डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बेस पे फिर आप चेक करना कि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स में क्या फर्क है, ठीक है? तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद। जी एक सेकेंड। जी अदिति। सर एक जो यही प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए है मेरा क्वेश्चन भी, उसमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर हमें आउटसाइड इंडिया करना है तो उसमें सर वो दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशन से भी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए और क्यूमुलेटिव दोनों एक साथ, हाँ, दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मतलब अगर एक्टिव बिजनेस वाली भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हम सेकंड कंडीशन के पास जाएंगे ही नहीं। और फिर हम उसके बाद जब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तब जाके फिर हम वो दो कंडीशंस देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपकी अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके आप ये मानोगे पोयम बाहर है। अगर दोनों में सिंगल कंडीशन भी ब्रेक हो जाती है तो उस केस में नहीं आप मानोगे फिर। वन मोर क्वेश्चन है सर, जो एक केस था जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देते हैं 182 डेज और मोर वाली, उसमें एक ये था कि अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रू, मतलब इंडियन क्रू ऑफ द मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो 182 डेज और मोर देखते हैं और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखते हैं जी। और इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं डेट, तो जो हम डेट ऑफ साइनिंग ऑफ और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है उन दोनों को इंक्लूड करते हैं या फिर एक्सक्लूड करते हैं? इंक्लूड करते हैं, मतलब उनको इंडिया से बाहर मानते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी काउंट करोगे, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ भी काउंट करोगे, ये दोनों दिन काउंट करके इसको डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानोगे, ठीक है? वैसे मैंने क्या कहा था कि आने और जाने के दोनों दिन इंडिया में काउंट करते हैं, ठीक है? बट क्रू मेंबर वाले केस में ऐसा नहीं होता। क्रू मेंबर वाले केस में ज्वाइनिंग डेट और साइनिंग ऑफ ये दोनों की दोनों आप आउटसाइड इंडिया मानते हो, ठीक है? और फिर उसके बाद 365 में से इन वाले डेट को हम डिडक्ट करके फिर हमारा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा डाउट है। हाँ ले जी कनिका जी। सर मेरा डाउट है, जो आपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड कराया था जी, उसमें सर आपने दो बातें बताई थी कि एक हम एज्यूम करते हैं कि ये नेट डिविडेंड रिसीव्ड है और एक ये टैक्सेबल डिविडेंड है। तो सर जो उसमें कंफ्यूजन और थी, सर हम ये कब मानेंगे कि ये नेट डिविडेंड है और टैक्सेबल डिविडेंड है और टैक्सेबल इनकम है? देखो सिंपल सी बात है, अगर ATM जो है वो तो डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है ना, यस सर, ठीक है? तो ATM जब ATM की डिडक्शन माइनस कर देंगे तो इट मींस वो टोटल इनकम निकल के आ गई, ठीक है? और अगर ATM की डिडक्शन माइनस नहीं होनी, फिर सिर्फ इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस होगा। हाँ, तो सर वो टैक्सेबल डिविडेंड होगा, वो टैक्सेबल डिविडेंड होगा, ठीक है? और जो आपकी ATM वाली डिडक्शन है उसको माइनस करने के बाद जो निकल के आती है उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं। ओके सर। और सर मेरा डाउट रेसिडेंशियल स्टेटस में से भी है जी सर, उसमें एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। अगर आप ATM डिडक्शन माइनस कर दोगे उसके बाद जो आपका निकल के आएगा अमाउंट वो आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी,
ठीक है। और अगर एटीएम की डिडक्शन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट वाला खर्चा आपने माइनस करके जो अमाउंट निकाला है वो टैक्सेबल डिविडेंड निकल के आ जाएगा। जी जी कनिका। सर नेक्स्ट डाउट है मेरे रेसिडेंशियल स्टेटस में से। सर उसमें एक पॉइंट था कि ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब हमारी जो इनकम है हमने बाहर कमाई और बाद में इंडिया ब्रॉट करी, तो सर वो रेमिटेंस से अलग होगी क्या? मतलब रेमिटेंस और ब्रॉट इनटू इंडिया अलग अलग है दोनों। देखो दो चीजें हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक भी है। अगर मैं अब ध्यान सुनना, अगर लिखा होगा बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया तो फिर तो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ ठीक है। बट अगर रेमिटेंस सेम ईयर में होगा, ठीक है, फिर वो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा। हाँ सिर्फ आरओआर। ठीक है। तो सर हाँ बोलो। तो सर मतलब ब्रॉट इनटू इंडिया इन द सेम ईयर और रेमिटेंस इन द सेम ईयर, तो हम दोनों केस में आरओआर में टैक्सेबल करोगे। बट जहां पे लेटर ऑन वर्ड आ जाएगा उसमें केस में कोई भी टैक्सेबल उसमें तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। ओके सर। ओके कनिका। शिवानी आप ओके जी वेलकम। शिवानी आपका भी डाउट है? जी जी बोलो। हेलो 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 सर। हाँ जी शिवानी। हाँ सर, मेरा सर वो एलटीसीजी एसटीसीजी वाले में डाउट है। सर हम लोग जब पीजीबीपी में जब सरचार्ज लगाते हैं तो सर हम किस इनकम को देख के लगाते हैं? वो टोटल इनकम को देख के पीजीबीपी का में सरचार्ज लगाते हैं या सिर्फ पीजीबीपी के इनकम को देख के सरचार्ज लगाते हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, जी सर, टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो वैसे 25% है, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 15 लगेगा। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और डिविडेंड की इनकम अगर है, उसको माइनस करने के बाद जो अदर इनकम बचती है, अगर वो 2 करोड़ तक है, हाँ सर, तो फिर तो लगा दोगे 15। हाँ सर। और अगर वो 2 करोड़ से ऊपर होगी फिर लगा दोगे 25। और सर वो अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ या 1 करोड़ के अंदर रहेगा तो उसमें वो 10% वाला सरचार्ज रेट लगेगा? नहीं, मैं बार बार बता के थक चुका हूँ, आपको नहीं देखनी वो एक, आप क्यों देख रहे हो बार बार 1 करोड़ है? मैंने क्या बोला, अगर आपकी अदर इनकम स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के 2 करोड़ तक है, चाहे 50 लाख ही क्यों ना हो, 15% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। ओके सर। देखो एक सिंपल सा फंडा समझो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर टोटल इनकम स्पेशल इनकम इंक्लूड करके 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, हाँ सर, तो फिर तो 15% लगना ही लगना है। ओके सर। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरी बिजनेस की इनकम तो 50 लाख है तो 15 क्यों लग रहा है, तो इंडिविजुअल इनकम चेक थोड़ा करनी है आपको। टोटल इनकम हम लोग देखेंगे, अगर वो 2 करोड़ तक भी है तो भी 15% लगा, और 2 करोड़ के ऊपर में आपका वो 25 और 37 का लगेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर वो टीडीएस टोटल बता दीजिएगा ना, क्या चीज है? सर आप जो टीडीएस वाला क्वेश्चन करवाए थे वो वाला सर एक बार बता दीजिएगा ना, डिविडेंड का टीडीएस का क्वेश्चन करवा दीजिएगा। मैं कल करवा दूंगा। ठीक है। यस सर। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, बट जो इंडिविजुअल अदर इनकम है वो अप टू 2 करोड़ ही है, तो फिर उसमें रेट्स क्या लगेंगे? 15%। अदर इनकम पर भी 15% ही लगाएंगे। हाँ हाँ, ये डायग्राम आपने बनाया नहीं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आज आपके डाउट सेशन लेके मैंने डायग्राम आपको साफ साफ बनवाया था कि अगर आपकी अदर इनकम स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज लगना है। ठीक है। हाँ, अगर आपकी अदर इनकम स्पेशल इनकम बाहर निकाल के 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, फिर उस टैक्स पे 25% लगा हुआ। ठीक है सर। मान लो अगर अदर इनकम जो हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, बट अदर इनकम हमारी अप टू 2 करोड़ ही है, तो फिर उस केस में? मैंने अभी तो बताया, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है बट अदर इनकम आपकी 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज लगेगा। ओके सर। ठीक है, समझ आ गया? हेलो सर, मेरा एक डाउट है। हाँ जी भावना। सर रेसिडेंशियल स्टेटस से डाउट है सर। अगर कोई भी इनकम अगर हम लोग बाहर से अर्न करते हैं
आई मीन, और वहीं पे अगर रिसीव हो और फिर उसके बाद हम इंडिया में लाते हैं तो फिर उस केस में मतलब वो तो रेमिटेंस हो गया ना। तो मैंने अभी बोला कि अगर लेटर रेमिटी टू इंडिया है तो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं करना, अगर सेम ईयर में है तो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। सर एक मिनट मुझे भी एक सर। जी जी कनिका। सर अगर लेकिन उसमें मेंशन ही नहीं है कि रेमिटेंस सेम ईयर में हुआ है या नेक्स्ट ईयर में, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? अगर लेटर रुको तो सही, अगर लेटर ऑन वर्ड नहीं लिखा हुआ तो आप हाँ। ऑलवेज एज्यूम करोगे सेम टाइम पर है, आरओआर में टैक्सेबल करके आओगे जब तक लेटर ऑन वर्ड नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है जी कनक। सर मेरा एक हाँ चिराग अभी आ रहा हूँ आपके पास। जी कनक। सर मेरा 115 बीएबी में डाउट था, जैसे कि अगर आपने बोला था फेक इनकम जैसा होता है तो 30% तक टैक्सेबल होता है, तो आपने उसका एग्जांपल बताया था कि अगर 200 करोड़ की इनकम है तो हमने 300 करोड़ दिखाया। तो मतलब सर ऐसा कौन करता है, मतलब कि इनकम बढ़ा के दिखा रहा है? एक बात मुझे बताओ, इनकम वो बढ़ा के इसलिए दिखा रहे हैं ना क्योंकि अगर वो इनकम, देखो दो बिजनेस हैं, मेरा एक बिजनेस ए है एक बिजनेस बी है, ठीक है। आपने शायद एग्जीक्यूटिव में एक सेक्शन किया होगा, एक सीरीज होती है हमारी, मेरे ख्याल से आपका, चलो आपका एक चैप्टर आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग, आगे जाके आएगा, क्योंकि आप में से मे भी कई बच्चे ओल्ड सिलेबस के ना हो तो उनको आइडिया ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बात मुझे बताना है, एक बिजनेसमैन के दो बिजनेस है, बिजनेस 1 बिजनेस 2। बिजनेस 1 जो है ना वो 30% के दायरे में आ रहा है, और बिजनेस ये वाला जो है इसके लिए मैंने 115 बा लिया हुआ है या 115 बाब लिया हुआ है, 15 या 22 में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसके प्रॉफिट में बढ़ा के दिखाऊं क्योंकि मैं 15% टैक्स पे करूं, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान सुनना, अगर मैं इसके नॉर्मल प्रॉफिट दिखाऊंगा, मान लो मेरे 200 करोड़ हैं और मैंने 200 करोड़ दिखा दिए, 200 पर चला गया 15। मैं चाहता हूं जितना हो सके ना इसके प्रॉफिट में इंक्रीज करके दिखाऊं, मतलब जो नॉर्मल रेट वाला टैक्स है वो भी मेरा स्पेशल में आ जाए। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया अगर तुम ऐसा दिखाने की कोशिश करोगे ना तो जो तुम्हारे एक्चुअल प्रॉफिट होंगे उसी पर 15% चार्ज करेंगे हम, जो तुमने एक्सेस करके दिखाए होंगे वो फिर तुम्हारा हाईएस्ट रेट जो 30% होगा उससे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके जी। सूरज आपका भी एक डाउट है जी। सूरज। हाँ सर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस में डाउट है जी। सर। ये जो डीम्ड रेजिडेंट है सेक्शन 6(1) है, इसके अंदर जो है नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री। हाँ तो जी। सर ये फॉरेन की इनकम की बता रहा है या इन दोनों की बता रहा है, इंडिया या फॉरेन दोनों की बता रहा है? नहीं नहीं ऑब्वियस ही बात है, देखो अगर आप इंडिया की इनकम है, जो देखो ना गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया भी था कि वो टैक्सेबिलिटी किस लिए कर रही है कि जो इनकम आप बाहर कमा रहे हो उसका कंट्रोल अगर इंडिया से है, ठीक है, तो वो क्या करता था उस पे, देखो ना अराइज इन इंडिया तो वैसे ही टैक्सेबल है, हाँ। रिसीव्ड इन इंडिया तो वैसे ही टैक्सेबल है। हाँ। मेन प्रॉब्लम कम आती है अराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यस सर। एनआर के हाथ में वो नॉन टैक्सेबल होती है। हाँ। तो तभी गवर्नमेंट ना उस इनकम को टैक्सेबल करने के लिए कहना चाह रही है कि अगर तुम किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो तो तुम यहाँ के डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे, और डीम्ड रेजिडेंट बनने के बाद क्या बनाएंगे, आपने देखा होगा आरएनओआर। और आरएनओआर बनाने का मोटिव ही क्या है कि सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल करना कि जो कमाई बाहर है बट उसका कंट्रोल इंडिया से है। तो सर जब वो कमाई बाहर है और कंट्रोल इंडिया में आरएनओआर बना रहा है तो फिर सारी तो नहीं होगी ना टैक्सेबल। हाँ तभी एक बात मुझे बताओ, तो गवर्नमेंट सारी इनकम पे टैक्स लेना भी क्यों चाहती है? जो उसने कमाई बाहर है, रिसीव बाहर की है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स क्यों लेना चाहेगी? मेनली तो गवर्नमेंट उस इनकम पे चाहती है ना कि जो तुमने कमाई बाहर है उसका कंट्रोल इंडिया से है, तो गवर्नमेंट कहती है उस पे हमें टैक्स पे करो तुम, ठीक है भाई। तो जो सर, तुम, हाँ जी हाँ सर बोलिए। भाई, जो तुम कमा बाहर रहे हो, तुम रिसीव बाहर कर रहे हो, कंट्रोल तुम्हारा बाहर है, उस पे हम इंडिया में टैक्स क्यों लेंगे? यस सर। ठीक है, तो हमारा टैक्स का मेन क्या बनता है, अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट करे उस पे हम टैक्स तुमसे ले लेंगे। यस सर। यानी कि जो इनकम ये जो देखनी है ना, नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ये सर इंडिया का देखना है। तो बाहर वाली इनकम पे देखो, मैंने आपको जितने भी कंट्री के एग्जांपल दिए, ये मेनली कॉन्सेप्ट पता क्या होता है, ये मेनली कॉन्सेप्ट लगता ही उन केस में है जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती है। यस सर। ठीक है, आज साइप्रस है, मॉरिशियस है, आज स्विट्जरलैंड है, और कई कंट्री ऐसी हैं जहां पे टैक्स है ही नहीं है। तो मेनली गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जैसे जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो बाहर टैक्स पे नहीं करते और कहीं और टैक्स पे नहीं करते, तो उनको गवर्नमेंट कहना चाह रही है तुम यहाँ पे टैक्स पे करोगे, दैट इज डीम्ड रेजिडेंट।
तो सर इंडिया में टैक्स पे किया है और बाहर बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं किया, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा? अगर इंडिया में टैक्स पे कर दिया फिर तो इंडिया को और चाहिए क्या? लेकिन फॉरेन की इनकम का वो मैं कह रहा था। नहीं, फॉरेन की इंडिया में टैक्स पे कर दिया तो उस इनकम पे भी तो किया होगा ना, जो कमाई बाहर है और अगर कंट्रोल इंडिया में है। यस सर, वो इंडिया में आ गया। हाँ तो बस फिर ऐसे ठीक है क्वेश्चन सर। नहीं पूछने सूरज। हाँ ठीक है। सौरभ कह रहा है सर ATLA किस चीज का? ATLA SEZ का है सर। टैक्स पे करना जरूरी है क्या? टैक्स की एप्लीकेबिलिटी सर, टैक्स पे करना जरूरी है क्या? टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए अंडर DTAA। मतलब अभिषेक क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? अभिषेक कहाँ गया बच्चा? हेलो सर। सर वो जो एक डीम्ड रेजिडेंस है उसमें वो टैक्स पे करना जरूरी नहीं होता या फिर लायबिलिटी नहीं आती उसके ऊपर? मतलब क्योंकि सर कभी कभार होता है ना कि टैक्स लग जाता है लेकिन टैक्स पे करना जरूरी नहीं होता डिडक्शन के जगह। डिडक्शन के बाद? यस सर। हाँ, जैसे उसके अमेरिका में टैक्स लगा हाँ। लेकिन उसकी डिडक्शन मिल गई हाँ। तो उन्हें टैक्स पे नहीं करा वहां पे। हाँ तो नोट लाइबल आ गया ना, वो नोट लाइबल में कवर हो गया वो। ओके सर। हाँ जी चिराग। सर हेलो सर। जी चिराग। सर मेरा 61A में एक डाउट था सर। जी बोलो। सर अगर हम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया दैट इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया को इंक्लूड करके अगर वो क्रॉस कर जाती है 15 लाख से तो उसको भी हम लोग पार्ट मान लेते हैं और उसको टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको इंक्लूड करके 15 लाख क्रॉस नहीं करती है तो उस इनकम को हम लोग ऐड नहीं करेंगे ना? उस इनकम को क्योंकि वो तो NR बन जाएगा ना, फिर क्यों ऐड करेंगे? NR के हाथ में तो वो इनकम आती नहीं है। तो सर पहले इनकम ऐड करके देखेंगे उसके बाद NR का चेक करेंगे, क्योंकि पहले वाले में भी तो नहीं पता था ना सर कि वो NR है कि रेसिडेंट है। हम लोगों ने ये कंसिडर किया था ना। तभी तो हमें चेक करना है ना कि उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है या 15 लाख से बाहर है। ठीक है, अब फॉरेन सोर्स वाली इनकम में कौन कौन सी इनकम नहीं आती? जो इंडिया में कमाई है या बाहर कमाई है, कंट्रोल उसका इंडिया में है, वो इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम में नहीं आती। तो सर अगर इंडिया में इनकम कमाई 12 लाख की और 2 लाख थी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट अराइज आउटसाइड इंडिया, अगर तो 14 लाख ही रह गया तो मेरा टैक्सेबल 12 लाख ही आएगा। एक बार दोबारा बोलो, क्वेश्चन क्या बोला आपने? सर अगर मेरी इंडिया से कमाई हुई इनकम 12 लाख रुपए है, ठीक है, और इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 2 लाख रुपए है, 14 लाख हो गया। तो इनकम मेरी अब टैक्सेबल 12 लाख रुपए ही हो गई ना इस केस में? नहीं किस केस में? मतलब आप RNOR हो उस केस में, ROR हो किस केस में? टैक्स हेवन कंट्री में रहता हूँ सर, 61A में कवर्ड हूँ और मेरी इनकम तो आपकी इंडिया में जो मैंने अर्न की है आपकी 14 लाख टैक्सेबल होगी ना। फिर आप RNOR बन गए अगर आप डीम्ड रेजिडेंट बन चुके हो तो सर वो तो पहले इनकम चेक करेंगे ना कि वो 15 लाख क्रॉस किया है कि नहीं किया। हाँ तो इनकम ही तो चेक करनी है पहले, तो उसी के बेस पे देखो ना, इनकम के बेस पे तो स्टेटस निकलेगा। तो सर इनकम चेक करने पे तो सर 15 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है ना। और मेरे बच्चे इनकम क्रॉस करने 15 लाख क्रॉस ही नहीं कर रहा तो फिर 61 एप्लीकेबल ही कैसे होगा? अभी आपने बोला 61 एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा हाँ सर ठीक है। मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ अगर ऐसे क्वेश्चन लाओगे तो। समझ गया सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर जितना भी आपने पढ़ाया है उसका एक क्विक रिवीजन आप एक बार दे देना, एक क्लास में सर। बिल्कुल इतने ज्यादा डाउट्स के बाद बहुत ज्यादा होश पहुंच हो गया सर। मैं सही बताऊं आपको देख के वैसे मैं हैरान हूं, मतलब इतना मैंने क्या करवा दिया कि अभी तो 2 चैप्टर हमने किए हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे मुझे लग रहा है कि आपने एग्जीक्यूटिव बहुत बढ़िया ढंग से किया होगा। मतलब अब मुझे नहीं सर डाउट्स ये डाउट जो आ रहे हैं ना, सही बताऊं आपके डाउट्स से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बता रहा हूं 70% डाउट्स आपके ऐसे हैं जो आपने खुद क्रिएट किए इमेजिनेशन से, जिसका एग्जाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। और उससे हो पता क्या रहा है, बाकी बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं ना, वो भी बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं। सर ये तो इतने कंसेप्ट क्लियर किया था सर, और अभी इतने सारे डाउट्स इस क्लास से पहले सर आई वाज सॉर्टेड, बट इतने कंफ्यूजन देख के सर बहुत मत सुनो, कंफ्यूजन हो गया। ये बेकार के डाउट है, मैं सही बता रहा हूँ। मत सुनो, अपनी ना ऑडियो वहां से बंद कर लिया करो। जब ऐसे डाउट्स आते हैं ना, बंद कर लो। थोड़ी देर कहता मैं 5 मिनट पानी पी के आ रही हूँ। इसका इलाज आपके पास ही है सर। अभी एक अच्छा सा गाना गा दो ताकि हम लोग इतने जो स्ट्रेस में आ गए ना वो भूल जाएंगे सर। चलो आप हर बार 2 लाइनें गाते हो तो आज गा दो। मेरी ना एक बात गांठ मान लो,
किसी के डाउट से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना लाइफ में कभी भी, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि ना हर एक डाउट हर एक माइंड की इमेजिनेशन है और आधे डाउट है हाइपोथेटिकल। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ऐसा भी तो होता होगा, ये ना ये डाउट्स ये होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो डाउट प्रैक्टिकल, देखो ना जब भी लो बनता है खुद सोचना, अगर ये डाउट हमारे माइंड में आ रहे हैं तो क्या बाहर लोगों के माइंड में नहीं आ रहे? ऑब्वियस बात है, उनका माइंड तो हमसे कई गुना तेज चल रहा होगा। और अगर ये डाउट एग्जिस्ट कर रहे होते तो लोग कब का चेंज हो चुका होता। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम डाउट ना बैठ के सोचते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक बच्चा डाउट पूछता है, दूसरा उसको देखते हैं ना, अरे यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसका कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो गया। जो उसको आता था ना, जो आता था 70% तो वहीं खत्म हो गया, एग्जाम में वो आना ही नहीं है, बट उसने कॉन्फिडेंस आपका खत्म कर दिया। तो पहली बात तो लाइफ में गांठ मान लो, लाइफ में गांठ मान लो दूसरे के क्वेश्चन से। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने कॉन्सेप्ट सही ढंग से पढ़े हैं, तो दूसरे क्वेश्चन से दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात खत्म। जहां क्वेश्चन लो, हाँ जी नमन सर, मैराथन आएगा सर एंड में सर आपका प्रोफेशनल के लिए? देखो मैराथन नहीं निकालूंगा मैं, स्टूडेंट दरबार की सीरीज निकालूंगा जैसे अभी चल रही है। ठीक है, जैसे अभी चल रही है ना, मतलब डेली 1.5 घंटे के सेशंस होंगे रिवीजन। ठीक है, 1.5 घंटे के रिवीजन सेशन होंगे, उसको हम लेके चलेंगे। उसमें ही इनकम टैक्स जीएसटी को हम रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 18-18 20-20 घंटे का मैराथन ना, मुझे लगता है वो बंद तो जाता है, बट वो 20 घंटे कोई बैठ के देखता नहीं है, वो फिर टुकड़ों में देखते हो आप। यस सर। ठीक है, तो बेटर ये है कि मैं 1.5 घंटे के 1-1 घंटे की रिवीजन करवा के। सर पेपर से पहले लेकिन वो मैराथन ज्यादा सही रहता है, एक दिन पहले पूरा पढ़ लिया। यस सर, मतलब 5 दिन में पूरा कवर हो जाता है टैक्स मतलब। चलो कोशिश करूंगा, अभी तो एग्जाम दिसंबर में आपके। ठीक है, तो उससे पहले कोशिश करूंगा। सर से पढ़ रहे तो मैराथन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। हाँ मैराथन की जरूरत, ये देख लो, पढ़ना मतलब बात हो गई। मतलब एक मिनट सर जिन्होंने आपसे नहीं पढ़ा है ना, वही सिर्फ समझ सकते हैं डिफरेंस। यार रुक तो जाओ, एक मिनट रुक जाओ। केवल मैराथन से ही पास हुए सर मतलब, और सर हैंड रिटन जीएसटी। तो सोचो मैराथन से पास हो गया तो रेगुलर बैच से हम लोग। अरे नहीं सर रुक जाओ सर, ऐसे क्या सर, आपने बोला ना बातचीत करोगे, तो अभी रुक जाओ। अरे एक मिनट रुको, अब पहले बताओ किसी का डाउट है? पहले एक डाउट ले लेते हैं, जिसका लास्ट डाउट है, फिर चलते हैं अपना, फिर बातें करेंगे 5-10 मिनट, फिर चलते हैं। हाँ जी, किसका डाउट है? हर्ष जी, हर्ष आपका डाउट है। हर्ष जी आपका डाउट है? यस सर जी। सर जो डीम्ड रेसिडेंट वाली कंडीशन थी ना, उसमें हमने ना सिटीजन को कवर करा है, बट पीआईओ को कवर नहीं कर रहे। और फिर एक मतलब ये था कि दूसरा जो हमने एक और कंडीशन देखी थी पीआईओ के लिए, मतलब बाकी सारी कंडीशन में पीआईओ कवर है, जो आपने समरी डायग्राम लिखवाया था कि इंडियन सिटीजन पीआईओ विजिट टू इंडिया। आप ये पूछना चाह रहे हो इसमें क्यों कवर नहीं है? हाँ, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो भी एक तरीके से लाइबिलिटी उसकी भी बननी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने क्लास में एक लाइन बोली थी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। जो पहले वाली कंडीशन है ना, वो लो आज का नहीं है, वो लो अमेंड हुआ है। अगर आपको पता हो, वो लो पुराना बना हुआ है, मतलब उसमें स्टार्टिंग से ही इंडियन ओरिजिन वर्ड है जब से वो कंडीशन आई थी। तो जो लोग उसमें कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं। अब 6(1)A तो नया इंसर्ट हुआ है ना, तो जो नया ही इंसर्ट किया, अब इंडियन ओरिजिन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एक बात बताओ, मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था कि जो कमिंग जनरेशन है वो इस डेफिनेशन में कहां आ रही है? ठीक है ना, जो कमिंग जनरेशन है वो तो आई नहीं रही, क्योंकि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स 1947 से पहले पैदा होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो कॉन्सेप्ट ही रिडंडेंट हो चुका है, तो उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। हम कॉन्सेप्ट ही सिर्फ इंडियन सिटीजन वाले केस में लेके आ रहे हैं। बट जो ऑलरेडी लॉ बन चुका है, जिसमें ऑलरेडी वर्ड लिखा हुआ है इंडियन ओरिजिन, तो वो वहीं एज इट इज रहेगा जब तक वो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। फिर वो 120 डेज वाले में भी कवर हो ही जाएगा। मतलब पीआईओ के लिए 120 डेज वाला तो है ही, तो वहां पे वो बन जाएगा। वो तो है ही, वहां बन जाएगा, क्योंकि ना वो अमेंडमेंट है, वो नया लॉ नहीं है। वो गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड किया है, ये गवर्नमेंट ने नया लॉ इंसर्ट किया है, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यस सर, थैंक यू। उसके बाद जी रूपा, मुझे थोड़ा सा आगे पूछना है। मुझे ये पूछना है कि इसमें 365 डेज नहीं देंगे क्या? 365 डेज देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? 120 डेज और मोर प्लस में 365 डेज और मोर। सर जो मतलब आपने लिखवाया वो ये इंडिविजुअल प्लस इंडियन सिटीजन मोर 180 डेज, और जिसकी इनकम 15 लाख से क्रॉस कर रही है
ये फॉरेन इनकम को हटा करके सब बस इतना ही लिखा है इसमें, 365 डेज लिखा ही नहीं है, तो मुझे लगा शायद नहीं देखना हो। नहीं, मैंने बाद में क्लियर भी किया था ये। वो तो मैंने जब डायग्राम बनवाया था तब मैंने कहा था कि 182 की बजाय 120 डेज और मोर है, बट पिछले 4 साल में 365 दिन तो देखने ही देखने हैं 120 वाले केस में। वो तो पिछले 4 साल में 365 दिन तो आएंगे ही आएंगे 120 के साथ। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, ये सुनो, जो इतने रेजिडेंशियल स्टेटस में डाउट आ रहे हैं ना, मैंने अभी 1-1.5 घंटे की रिवीजन क्लास ली है एग्जीक्यूटिव वालों की। मैं सोच रहा हूँ मैं आपके ग्रुप में डाल दूं, उसकी फटाफट से रिवीजन कर लेना और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ठीक है? ठीक है सर। जी चिराग जी, आपका एक डाउट रह गया, मुझे बहुत देर से आप लग रहे हो आपके डाउट हैं। चिराग जी। तो आपने कहा टू स्टेज प्रोसेस है, अगर बिजनेस एक्टिव बिजनेस मतलब अदर देन दोस कंपनीज जिनका बिजनेस एक्टिव आउटसाइड इंडिया है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म टू स्टेज प्रोसेस होगा जी सर। उसमें जब एक्टिव बिजनेस मतलब वो कंपनीज है जो एक्टिव बिजनेस अदर देन दोस एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, मतलब इसका बिजनेस एक्टिव बिजनेस इंडिया हो गया ना ऑटोमेटिकली। हाँ। तो सर पोएम डिसाइड क्यों करना है जब एक कंडीशन ब्रेक हो गई ऑलरेडी, तो स्टेज बट दोनों देखो ना, दो नहीं वही मैं बता रहा हूँ। अगर बोर्ड मीट देखो ना, एक्टिव बिजनेस मान लो आपका इंडिया से बाहर नहीं है, ठीक है, बट मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग आपकी बाहर हो रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखो ना वहां पे कंपनी क्या आर्ग्यूमेंट करेगी, कंपनी आर्ग्यूमेंट करेगी नहीं हमारी बोर्ड मीटिंग तो बाहर हो रही है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में हम ये प्रोसेस लेके आ रहे हैं। अगर तुम्हारी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया में हो रही है और तुम्हारा एक्टिव बिजनेस भी इंडिया से बाहर नहीं है, फिर तुम्हारी पोयम इंडिया में अंदर मान लेंगे, उसके बेस पे तुम रेजिडेंट बन जाओगे। मींस मतलब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है या एक्टिव बिजनेस एंड पोएम। अगर 2 स्टेट प्रोसेस चेक कर रहे हैं, अगर आपको पोयम इंडिया से बाहर रखनी है, फिर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नहीं सर आपने बोला ना अभी 2 स्टेट प्रोसेस में नहीं मैंने क्या, हाँ अगर 2 स्टेट प्रोसेस चेक करना है, फिर दोनों में से एक कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन का मतलब पहली वाली सिर्फ एक्टिव बिजनेस वाली, क्योंकि अगर आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं है उस केस में 2 स्टेज की बात होगी। अगर आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं है और अगर मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया से बाहर नहीं है ना, फिर तो आपकी पोयम इंडिया में निकल के आ जाएगी। सर मींस अगर बोर्ड मीटिंग बाहर है तो वो एना हो जाएगी। अगर मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर और एक्टिव बिजनेस कहाँ पे है? इंडिया में। फिर 2 स्टेट प्रोसेस है तो एनआर हो जाएगा। नालायक, एनआर कैसे हो जाएगा? 2 स्टेट प्रोसेस है, वो 2 स्टेट प्रोसेस से जो निकल के आएगा उसके से पोयम चेक करेंगे। यस ठीक है, उसके बेस पे जो भी निकल के आएगा उसके बेस पे आप वो चेक करोगे आप। ओके ठीक है जी। टोटल इनकम में वो एक बार एमआर कैसे मिलेगा? किसमें टोटल इनकम अगर स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है तो एमआर कैसे निकलेगा? एक बार रिपीट करें सर। टोटल इनकम में अगर स्पेशल इनकम इंक्लूड है तो एमआर निकालने के ना, मैंने कहा है आपको कई सारे ऑल्टरनेट निकल सकते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ट्रेनिंग करोगे, आप कभी काम करोगे, आपको पता लगेगा, क्योंकि ना उसमें अलग अलग बाइफर्केशन है। अब मैंने कहा ना अगर इनकम 2 करोड़ तक है तो कैसे निकलेगा? अब 2 करोड़ कौन सी मानोगे आप? तो अलग अलग मान सकता है ना कोई पर्सन, तो वो बोलेगा जी लॉन्ग टर्म इतने हैं, वो बोलेगा शॉर्ट टर्म इतने हैं। तो गवर्नमेंट कहती है जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अब बेनिफिशियल निकालने के लिए कई सारे ऑल्टरनेट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें एग्जाम के लिए वो चेक नहीं करना, हमें एग्जाम में तो अगर स्पेशल इनकम वाला क्वेश्चन आ रहा है उस केस में एमआर को हटा के सारा सरचार्ज लगाना है, प्लस में सेस लगाना है, आंसर हमारा आ जाएगा जी। सर आपने वो टेस्ट का आंसर्स में कहा था वो जो केस क्वेश्चन फॉर केस 1 था उसमें एलटीसी जो एससीज में टोटल 50 लाख आता, तो आपने कहा अजम्पशन लेना है 2,50,000 एग्जामिनेशन लिमिट का, तो एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर काट सकता है एग्जामिनर। रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही सिर्फ मिलेगा 2,50,000। जी रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ उसका भी बाकी है। तो अगर एनआर वाले केस में नहीं मिलता, ये तो आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव के अंदर की जो 2,50,000 वाला बेनिफिट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। ठीक है, और बाकी जब आप कैपिटल गेन देखोगे ना तो कैपिटल गेन में कॉन्सेप्ट और डिटेल में आएगा आपका। ठीक है सर, डिविडेंड का डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पेड। तो सर इसमें पता है चल रहा है कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड में जो फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पेड में जो डीम्ड डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ये तो आपको जनरल, ये तो आपको पता होगा, आप तो कंपनी लोग के महाज्ञानी हो।
जो डिविडेंड का चैप्टर आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा, आपसे बड़ा ज्ञानी पूरे विश्व के अंदर नहीं है। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो होता ही डिक्लेयर है एजीएम के अंदर। ये बातें मैं आपको क्या बताऊं, फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है ना। यस ठीक है, तो डिक्लेयर वर्ड किसके लिए होगा, फाइनल के लिए होगा। और डिस्ट्रीब्यूट और पेड वर्ड किसके लिए है, वो डीम डिविडेंड के लिए है। ठीक है जी, तो ये तो आपको बताना, मतलब एक होता है ना समुद्र होता है लो का, तो ये तो आप समुद्र हो लो के। चलो जी, तो और किसी का डाउट तो नहीं है अब? नो सर, बातें कर लेते हैं सर। हाँ बातें कर लेते हैं सर। हाँ बातें कर लेते। देखो अब देखो वो वर्षा बारिश हो गई, वर्षा उठ गई सर, आ गए अभी। यस सर। अभी सर हेलो अभी सर का चेहरा देखो सर। और रुक तो जाओ, देखो अगर ऐसी बातें करोगे फिर क्या समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये, अब देखो पहले रुक जाओ, एक मिनट रुको। अभिषेक। यस सर। हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ। अपनी तबीयत जल्दी सही करो फटाफट से। ओके सर। ठीक है जी सर। ठीक है। अभिषेक शायरी सुनाओ सर को अपना। हाँ सुनाओ। अभिषेक सुना तुम अभी ऑन स्पॉट एक शायरी ऑन स्पॉट। अभिषेक सुना तुम शायरी लिखते हो? हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अरे अभिषेक सुना दो ऑन द स्पॉट सुना दो। जी सुनाओ। यहाँ नहीं, यहाँ पिटाई नहीं खानी ऑनलाइन। यहाँ पिटाई नहीं खानी की, यहाँ कौन मारेगा तुम्हें? सर से मत डर ना दे। नहीं अभी दिमाग में नहीं आ रही जरा। अरे सर को देख के तो ये अभिषेक तो भाव। चलो मैं सुना रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ एक शायरी, सुनो चलो। अच्छा सुनाओ। जी सर। यस सर। हाँ सुन तो लो, नालायक सुनने से पहले ना वाह वाह बोलना पड़ता है। सुनो अब ध्यान सुनो। किसी से रूठो भी तो संभल कर रूठो। वाह 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 वाह। सुन तो लो पहले, सुन लो। किसी से रूठो भी तो संभल कर रूठो। वाह वाह। क्या बात। या अब मेरे को बोलने दोगे कि वाह वाह करते रहोगे? पहले लाइन तो पूरी कर रहे। तो किसी से रूठो भी तो संभल कर रूठो, आजकल मनाने का नहीं छोड़ने का रिवाज ज्यादा है। क्या बात है। नहीं समझ में आया है, वैसे ही वाह वाह कर दिया। हाँ तो ये ध्यान रखना, किसी से अगर रूठो भी तो सोच समझ के रूठना, क्योंकि आजकल मनाने का नहीं है छोड़ने का रिवाज बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हाँ सर आज ये स्टेटस पड़ेगा, बहुत अच्छा लिखा है। ये देखो होली पे मैंने 2 लाइनें लिखी थी, उन लोगों के काम की है, वो समझ जाएंगे। ठीक है जी, अब सुनना ध्यान से। होली के ऊपर रंग उसी का चढ़ा है अब तक। ये देखो नमन, देखो कितना खुश हो गया। ओ माय गॉड। नमन के चेहरे पे नूर ऐसे आ गया। नमन कह रहा है बस सर अभी फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। ये स्टेटस वाला बंदा यही तो नहीं। नमन सुन लो, पहले सुन लो। रंग उसी का, हाँ सुनो प्लीज। रंग उसी का चढ़ा है अब तक जिसने रंग नहीं लगाया अब तक। चलो ठीक है, अब ये 2 शायरी हो गए मेरे। क्या बात है सर, बहुत। हाँ कोई एक बच्चा शायरी बोलना चाहता है। ओमकार तुम कुछ सुनाना चाहते हो? सर एक डाउट है। हाँ जी। स्टेटस वाला लड़का कौन है सर? सर वो तो हम भी प्लीज बताओ कौन है स्टेटस वाला लड़का कौन? स्टेटस वाला लड़का कौन है? अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। कौन है सर? अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। वो मैं तब बताऊंगा जिस दिन लास्ट क्लास होगी ना मेरी, क्योंकि क्लास लास्ट होगी वो बच्चा फीस भी रिफंड नहीं मांगता। उसके अगर आप गाने देख लोगे ना स्टेटस पे सर, वो भी हम भी नंबर सेव कर लेंगे सर। सर बता सर, हम भी नंबर सेव कर लेंगे सर। ऐसे क्या उसके अगर आप गाने देख लोगे ना स्टेटस पे, आपको भी प्यार हो जाएगा। सही बता रहा हूँ। किताबों से नालायक, किताबों से बात कर रहा हूँ। मतलब प्यार करना स्टार्ट कर दूंगा। सर यहाँ पे है कि नहीं? हैं सर हम किताबों से समझते सर। यहाँ पे वो है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है। अरे यहाँ पे आप डाल दिया करो उसके हाँ ठीक है। सर अब तो यहाँ पर है। सर यहाँ पर है नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। आपने हमको बताया, आप बता दो। यस सर प्लीज बता दो। मतलब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूं। बता दो। यस सर हम लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे अभिषेक बता दो, हम भी उसका नंबर टेक कर लें।
हाँ ठीक है ठीक सर है। आप इतना विश्वास कर सकते हो हमारे ऊपर? नहीं अब आप लोग क्या चाह रहे हो, मतलब मैं एक सुनो, अब आप लोग क्या चाह रहे हो, मतलब मैं एक बच्चे की फीस रिफंड करूं? वो बच्चा अरे मुझसे नहीं अरे नहीं सर वो नहीं लेगा। हम नहीं बताएंगे किसको। नहीं सर नहीं ये बताएंगे देखो किसी को। मैं उससे सर हम मैं नहीं बताएंगे पक्का। सुन तो लो, मैं उससे भी व्हाट्सएप करके पूछ सर लूंगा ये कि आपका वो नाम मांग रहे हैं, ठीक है, और उनके एक मिनट रुको, मैं फोटो खींच देता हूँ, कौन कौन नाम मांग रहे हैं थोड़ा सा। ये बच्चे हैं सर यूपीएसआई लीक कर दो। सर यूपीएसआई ओ माय Yes, गॉड। sir. ठीक है एक मिनट चलो, अभिषेक कह रहा है इस लॉकडाउन, ये क्या कह रहा है, इन लॉकडाउन साथ छूट गया तेरा मेरा, बस नजरें मिलती हैं उन कैमरा। ये क्या मतलब हुआ ये इन लॉकडाउन साथ छूट गया तेरा ऐस- मेरा बस मुझे मिल गया। ऐसे दी शायरी मत लिखा करो नालायक। सर ये ऐसी शायरी लिखता है। वो सर लिखता है सर हाँ वो। शुक्र है मिर्जा गालिब चले गए, ये सर, शायरी अगर अभिषेक पढ़ते तो वो जल्दी चल जाते नालायक। सर अभिषेक का रियल टैलेंट अनऑफिशियल ग्रुप में दिखता है। हाँ ये उसको फोर्स मत करो यार ज्यादा। उसमें अभिषेक चलो जी तो चलें अब जी। सर नहीं, सर आपकी इनकम बता दो। मेरी यार सर आपकी सर हेलो जी, हाँ हेलो अंकल, हाँ अरे जी, कहाँ गया बच्चा? मैं था सर, मैं बात कर रहा था। जी बात ही नहीं, मैं सर ओमकार। जी ओमकार, हाँ जी आप कुछ सुनाने वाले थे? नहीं मैंने कब कहा, बात करनी बस आपसे, अभी हुई नहीं मेरी आज आपसे बात। अच्छा जी बोलो। सर आपने बोला था उधर लिखा था जनरल डिस्कशन होगा बस इसलिए आए थे। वही ना सर। सर 2 लाइनें गा दो पहले। दो सर लाइन मतलब आप एग्री विद तृप्ति। मतलब सर आप अगर लेक्चर में गा देते हो ना 2 देखो लाइन तो यहाँ पे गा दो। अगर आप मेरे से 2 लाइनें सुनना चाह रहे हो तो इसका मतलब साफ आप कहना चाह रहे हो कि सर आप चले जाओ 2 लाइनें गा के, क्योंकि 2 लाइनें ऐसा के बाद आप कुछ भी बैठ वैसे नहीं नहीं है। पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है देखो सर पूरा गाना सुन लेंगे, आप सुनाइए तो सही सर। सर सर बोला आप ना 2 अपनी इनकम बता के जाना आज। सर आप सर आपका जो फेवरेट गाना है उसमें से 2 लाइनें बता दो। चलो 2 नहीं सर 4, आप लेक्चर में भी सिर्फ 2 ही गाते हो, 4 गाते हो। कौन सा एक पुराना गाना है वो, क्या कहते हैं उसको? कोई भी गा दो। कोई भी आपके पसंद का सर जो आपका मन करे। मैंने आजकल एक वो नया सिंगर है, मैंने पहले मैंने कभी सुना नहीं है, वो जुबीन करके आजकल, मतलब जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल। हाँ मुझे उसके गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल। तो फिर गा दो सुना फिर। दीजिए सर। सही सुना मतलब दीजिए। नया सिंगर है कोई वो, या पहले पुराना है काफी? हाँ नया मोटिवेशनल है। ज्यादा नया नहीं मोटिवेशनल है। रिजेक्ट हुआ था पहले एक बार। अच्छा हाँ, सूरज ने लेकिन उसके गाने बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ देख सूरज ने पूरी स्टोरी लिख रखी है, कब रिजेक्ट हुआ था, कब उसको अप्रूवल मिली थी। वो गाने गया था तो उसका रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद में इसने वापस गाना स्टार्ट किया तो वो फेमस हो गया। प्लीज स्टॉप कराइए। लेकिन उसके गाने अच्छे होते हैं बहुत। अच्छा गाने अच्छे होते हैं, तो मैंने उसके दो गाने सुने हैं तो मुझे तो अच्छे लगे हैं, बाकी तो मुझे पता चलो नहीं गा है। दो। सर सुना दो आप हमें भी। उसका गाना Yes, नहीं, ये अभिषेक की पहले एक बार शायरी पढ़ लें ताकि फटाफट से हम सर सुना दो। चलता है अच्छा, रुको, आजकल चलो, गिफ्ट शायरी देने लेने का व्यापार, चलता है आजकल। सुन तो लो एक मिनट यार, इतनी बढ़िया शायरी लिखे, मिर्जा गालिब भी हैरान हो जाएंगे। चलता है आजकल गिफ्ट लेने देने का व्यापार, मिलता ही कहाँ है आजकल नजरों वाला प्यार। ओए होए मिलने के लिए तो कहीं पे भी मिल जाए, बस नजर से। अभिषेक ने अपनी डीपी पे चश्मा लगा रखा है, चश्मा उतारोगे तभी नजरों वाला प्यार मिलेगा। किसके लिए लिखी अभिषेक, ये भी बता दो किसके लिए लिखी? हाँ के लिए लिखी। चलो इधर देखो, सर आप एक बार अनऑफिशियल ग्रुप में आके देखिए, अभिषेक का ऐसा हिडन टैलेंट दिखेगा ना। नहीं फिर सर हम लोग सबको भगा देंगे उस ग्रुप से। सबका टैलेंट दिख सर वो अभी ऑफिशियल हो जाएगा। ये नहीं, फिर हम सब भाग जाएंगे उस ग्रुप से। एक शायरी सुनो किस्मत पे। किस्मत का मतलब नहीं, मतलब वैसे ही नॉर्मल जो हम आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना, मतलब हर चीज के बारे में सोचते हैं, मतलब थॉट सबके होते हैं कि फ्यूचर। तो एक शायरी है बहुत बढ़िया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, मतलब जो लिखा है 2 लाइनें, शायद किसी ने स्टेटस से पढ़ी भी होगी मेरी। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल पाता हूँ, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल पाता हूँ, चाहा मेरी राधा चाहे मुझे मीरा, बट मैं रुक्मिणी का हो जाता हूँ। डाला था आपने। डाला था। यस सर। वही बात है कि मतलब हाँ जी तृप्ति। नहीं सर वो रूठने वाली शायरी ना आप एक बार ना इन स्टेटस पर डालना, हम सब कॉपी पेस्ट करेंगे उसको। कौन सी रूठने वाली शायरी?
कि आजकल रूठो मत की मनाने का जमाना नहीं है, छोड़ने का जमाना है। किसके लिए डालनी है बताइए जरा। नहीं किसके लिए डालनी है? नहीं सच वो बताइए। नहीं चल, सबको सीन बता दे। अबे ये क्या मतलब हुआ? बता दे अरे मैं हाथ सबको धो के सीन करके नालायक। स्टेटस लगाएंगे, सब देखना। सबको सीन करके स्टेटस लगाएंगे। चलो ठीक अरे है। सर अभी आप गा दो, आप गा रहे थे। सर आपके हर सर, आप गाना सुना रहे थे। बहुत डीप गाना मीनिंग मुझे ना कोई होता है, ऐसा बहुत ऐसा गाना ज्यादा। याद नहीं है, कोई एक आधे कोई लाइन है तो बता दो, मैं उसको थोड़ी बहुत आती होगी तो गा दूंगा। मुझे ऐसा कोई गाना याद नहीं है। सर स्टेटस वाले को ही गा दो, कंटिन्यू कर लो आगे। कौन सा जो स्टेटस पे लगाते सब। स्टेटस वाला कौन सा गाना था? तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। नहीं ये- वो नहीं सर, वो तो आपने लेक्चर में गाया, ऐसा गाओ जो आपने गाया नहीं है। हाँ सर। अरे यार सोचो ना सर आप क्लास में कि ये बताते हो ना, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द चुकाना होगा। यस सर, ये वाला वो भी वो तो ये था, मुकद्दर वो का तो ये था सिकंदर। जीने सर हर वक्त के ये बजता रहता है लिए। कान में। वो तो ये गाना था। हाँ सर। हम भी गाएंगे सर आपके अब सब म्यूट कर लेते हैं, सुनो सर हाँ, की सुनते हैं। नहीं ऐसा नहीं सुनो। वो ये वाला लाइन थी, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द छुपाने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो कभी ऐसा लगता है जैसे फोटो पे नाम छुपाए रखा था, तुमसे नाराज नहीं जिंदगी है ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं। वाह भाई वाह, क्या बात, तालियां। और अभिषेक को एक गाना सुनना है। अभिषेक को एक गाना सुनना है। अभिषेक की तरफ से गाना बोल रहा हूँ। अभिषेक जो अभिषेक शायरी गाते थे नहीं सर, उसने लिखा है। उन्होंने सजेशन लिखा है उसने, कौन सा सुनना है? हाँ सर, चिकनी चमेली वाला गाना, हद हो गई। अब सुनो ध्यान से, अभिषेक की तरफ से गाना ये क्यों? क्योंकि अभिषेक जो शायरी लिखता है ना, इस शायरी से पता लगता है कि अभिषेक को ठोकर बहुत जबरदस्त लगी है। दिल पे लगी है सर। तो वो शायरी इतनी लिखता है। अभिषेक एक गाना था ना, चांद सी महबूबा हो मेरी। हाँ सर बिल्कुल। अब सुनो ध्यान से, अभिषेक का गाना सुनो। अभिषेक गाना गाएगा, चांद सी महबूबा हो मेरी, कभी ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह भाई वाह, क्या बात। सर हेलो जी ओमकार सर, मैंने लिखा है कुछ तो अभी। जी बोलो। मैं मैसेज कर देता हूँ। अरे मैसेज कर देते हो? हाँ अरे बोल दे। हाँ। अरे बोलो। अरे कर दिया, पढ़ो। गली तो यहाँ पे बोल दो, इतने बच्चे कैसे देखेंगे फिर? हाँ ओमकार नहीं, रुको सही नालायक। ओमकार ने कुछ लिखा है, उनकी गली से हम गुजर रहे थे। क्यों गुजर रहे थे पहले तो बताओ भाई। घर में रहो। किसने कहा कोरोना की पहले की बात है सर, ये कोरोना के पहले की बात है ये। अच्छा मतलब रियल है, मतलब रियल है। सुन तो लेकिन ध्यान से। अरे पढ़ो तो सही पहले पढ़ तो लो। उनकी गली से हम गुजर रहे थे, बिखरी जुल्फ से मुलाकात हो गई। ओए होए होए सुनो एक मिनट रुको। क्या लिखा है? क्या लिखा यार, मिर्जा गालिब। बहुत खूब ओमकार। रुक सुन तो एक मिनट। उनकी गली से हम गुजर रहे थे, बिखरी जुल्फ से मुलाकात हो गई, उन्होंने तो बस देखा ही था, शुभ रंगीन और शाम हसीन हो गई। वाह भाई ओंकार। हाँ जी सर ये CS प्रोफेशनल दिसंबर में क्लियर करनी है। पक्का सर। हाँ ये जो तुम्हारी शायरी। अरे सर वर्षा भी आ गई, लिखा है इसमें कुछ। वाह भाई। वर्षा कह रही है, घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही
ये क्या रास्ते में है उनका घर, रास्ते में उनका घर, ये तो गाना हो गया। होते हैं। हाँ सर सुना दो आपकी गाना। तो ये तो मैंने सर जी अभी आपने बोला था कि कुछ तो सुना, ये मेरे को गाना आता ही नहीं, ये 2 लाइनें मेरे को ये लाइन नहीं आती। सर ये गाना बहुत अच्छा है, घर से निकलते रुको सर मेरे को मेरे तो घर से निकलते नहीं, जो दूध वाले की दुकान आती है। बताओ मैं कैसे गाना गा दूं ये वाला। सर बाकी कैसे आप? बढ़िया सब, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर आप एक क्लास में ऐसे बोलते हो ना, गवर्नमेंट से हमने कहा दुहाई हो, सर एक बार वो करके दिखा दो तो मैं बहुत वो गवर्नमेंट ऐसे 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 बोलते लाल पीले काले मेरे गुलदस्ते बच्चे। अरे मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे नारंगी, मैरून कलर के। रुको जरा रुको, सर एक ना सुन तो लो पहले। मेरे साथ ऐसा हुआ है सर, जरा सा इधर देखो ना, आप बोल रहे हो इधर देखो ना लायक, सर ऊपर देखो। हाँ जी बोलो। हाँ अभी सर ऊपर देखो, आप दिख नहीं रहते। अच्छा मैं दिख रहा हूँ अब? हाँ। नहीं दिख रहे सर आप। सर नीचे क्या दिख रहे सर? 1 मिनट रुको, अब दिख रहा हूँ पूरा। सर अभिषेक को रोको कोई तो, अभिषेक को रोको कोई। 1 मिनट यार, अभिषेक कह रहा है उनके घर के नीचे बैठ के पी रहा था नींबू पानी ठंडा, तभी बुखार हो गया तुम्हें नालायक। ये तो बुखार है ना, उसी की नींबू पानी ठंडा कौन पीता है? उनके पापा ने देखा तो मार दिया गलत जगह। पापा ने देखा तो मार दिया गलत जगह। सेशन ओवर करते हैं। गेरी लगी सर, ये शायरी गेरी लगी अभिषेक को। ये ना पता क्या, मिर्जा गालिब ने शायरियां लिखी थी, ये सोच समझ के कि आगे जनरेशन अच्छी बढ़ेगी। सर अभिषेक के ऊपर सर हमारी भी है। उनको ये नहीं पता कि अभिषेक भी आएगा कभी। सर एक दुहाई हो बोल दो सर। हैं दुहाई सर वो गवर्नमेंट वाला वो दुहाई ऐसे नहीं आता, वो तब आता है जब मान लो अब सुनो ध्यान से। अब जैसे मान लो आपको इनकम जाननी है, ठीक है, अब आप कह रहे हो इतनी, जैसे मेरे को इनकम जाननी है सर की, इनकम बताओ। आपको बड़ी दिक्कत हो रही है सर की इनकम क्या है। अब सारे बच्चे मिलकर गए, सूरज क्या हो गया, रुको 1 मिनट। अब सारे बच्चे मिलके गए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से बोला दुहाई हो, तो गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे सर अभी कलर वाला लाल पीले हरे नीले वो वाला गुलदस्ते बच्चों, वो क्लास के अंदर बीच में कहीं बोलेंगे। ठीक है चलो अब ऐसा करते हैं, चलते हैं, आप भी डिनर करो। सर ये पानी कौन पी रहा है? पानी कौन पी रहा है? ये मेरी वाइफ है, ये साथ खड़ी है यहाँ पे। वो चले गए, डर के हमारे चले गए। एक बार बुलाओ ना सर, एक बार रिक्वेस्ट है प्लीज। तो लो एक बार ध्यान से, वो एक्चुअली अभिषेक की शायरी सुन के आई थी कि भाई इतनी खतरनाक शायरी कौन लिख रहा तुम्हारी क्लास में। मैम सुनो सही, एक्चुअली हमारा घर ना 2000 गज में है, तो वो काफी दूर चली गई हैं, वो पास नहीं आ पाएंगी। मतलब कभी मिलवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, वो भी सर आपने अपने अभी तो नहीं बताई। नहीं सर अभी सुनो ध्यान से, तो सुन लो, सुनो ध्यान से। अब घर के काम भी होते हैं, पोछे झाड़ू मार रहे होते हैं, हमको भी हमें भी काम करना है, घर के हाथ धो गए। सर प्लीज मिलवा दो सर, प्लीज सर कभी और मिलवा। बस करो इनकम बता दो सर, अपने इनकम तो बता दो। अरे बस करो गाइस। हाँ बस। रोटी कौन बना रहा है? अभी रोटी मेरे को बनानी आता था कि मुझे गूंदना है, हाथ हो गई ना। सर हमें पार्सल कर दो, भूख लगी अभी भी। चलो अभी अब ध्यान सुनो, अब सारे अपना ध्यान रखो,
ठीक है, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। अच्छा ध्यान रखना, मैं ना आज रात को एक ग्रुप बना रहा हूँ, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रहा हूँ कोविड हेल्पलाइन करके। मैंने सब बच्चों को भी बोला है, यूट्यूब के ऊपर भी बोला है। मतलब उसमें मैं सब कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड हो जाएं, और जिनकी जो जो प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं बिल्कुल छोड़, मतलब फाइनेंशियल हेल्प को छोड़ के जो जो बच्चा किसी की हेल्प कर सकता है। मान लो जैसे मैंने, सुनो एक मिनट यार, एक बार ऑडियो बंद करो पहले, सारी ऑडियो बंद करो, एक बार ऑडियो बंद करो। आज रात को अभी थोड़ी देर के अंदर मैंने एक ग्रुप बना रहा हूँ जी, कोविड हेल्पलाइन करके। उसमें मैंने एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को भी कहा है, यूट्यूब पे भी कहा है, आप सबको भी बोल रहा हूँ, ग्रुप में भी डालूंगा। जितने मैक्सिमम बच्चे उसमें ऐड हो सकते हैं या दोस्तों को ऐड कर सकते हैं, जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स वहां पे आएंगी, अगर आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है, आपने उनकी हेल्प करनी। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ आज क्या केस हुआ। आज एक मेरा फ्रेंड है, अब देखना लाइफ कैसे बचती है, एक लाइफ कैसे बचती है, एक लाइफ बची है जी। आज मेरे फ्रेंड ने स्टेटस डाला हुआ था, उनके किसी रिलेटिव को प्लाज्मा चाहिए था, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। मैंने स्टेटस पढ़ा, उस स्टेटस को मैंने अपने स्टेटस पे डाल दिया। अब जैसे मैंने स्टेटस पे डाला है, एक स्टूडेंट की मदर अभी कोविड से रिकवर हुई थी, उनका भी ए पॉजिटिव था, उन्होंने तुरंत प्लाज्मा डोनेट कर दिया। अब देखो उनकी लाइफ बच गई 2 सेकंड के अंदर। मतलब वो इतने टाइम से वो वेट कर रहे थे कि उनको प्लाज्मा, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। अब सोच के देना, मतलब एक लाइफ बची तो कितनी दुआएं मिली होंगी, आप सोच सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूं कि आप पूरा दिन पढ़ो, मैं कह रहा हूं पढ़ते रहो, बट 15 से 20 मिनट ना दूसरों के लिए दिन में निकालना स्टार्ट कर दो, और इस टाइम तो खास तौर पे। और एक बात और सुन लो, जब भी आप किसी दूसरे को नंबर फॉरवर्ड करते हो, तो मैं नंबर फॉरवर्ड करने की बजाय ना 10 मिनट पहले उस पर खुद चेक कर लो कि कौन सा नंबर, क्योंकि आधे नंबर तो फेक हैं, आधे नंबर फेक हैं और आधे नंबर मिल नहीं रहे। अब थोड़ा ना खुद सोचना, मैं कहता हूं भगवान कभी हमारे घर में प्रॉब्लम ना लेके आए। अब जिसके घर में प्रॉब्लम है, जैसे मान मुझे किसी ने बोला कि सर अगर आपके कोई नोन में है किसी का हॉस्पिटल, मतलब अगर हॉस्पिटल में बेड खाली हो या ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो प्लीज आप हमें बता दो। उसकी कितनी प्रॉब्लम चल रही होगी घर में। अब अगर मैं उसको 50 नंबर भेज दूंगा ना, वो और टेंशन में आ जाएगा कि मैं किस नंबर पे कॉल करूं। और अगर वही 50 में से हम उसको सिलेक्ट करके भेजते कि ये नंबर है, इस पे हमने बात की है, वेरीफाइड है, तुरंत कॉल कर ले, उसका कितना भला हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, ध्यान रखना, इंसान, अब एक इंसान की डेफिनेशन सुन लो। आज आपको लगता होगा आप इंसान हो, आप इंसान तब हो जब दूसरों के दुख से आपको दुख होना स्टार्ट हो जाए, आप तब इंसान हो। अगर दूसरों के दुख से ना आपको दुख नहीं हो रहा, तो आप आदमी तो हो, पर्सन तो आप इंसान नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरे आदमी के दुख को अपना दुख समझना स्टार्ट कर दो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कल प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाए तो हमें भी हेल्प मांगनी पड़ेगी, और फिर हमारी हेल्प कौन करेगा, वही लोग करेंगे जिनकी हमने हेल्प की थी। ठीक है, तो ये जात पात धर्म, ये गुस्सा, हेट, लव सब छोड़ के एक इंसानियत के रूप में आ जाओ। ठीक है, डेली 15 से 20 मिनट, और जो कहता है ना रिक्वायरमेंट है तुरंत अपने स्टेटस पे लगा दो, क्या आपका कोई नोन निकल जाए। ये मत सोचो कि रिलेटिव क्या सोचेंगे, हाय तेरी तबीयत को क्या हो गया। सर दूसरों की हेल्प करनी है ना। आपके अगर मान लो फोन बुक में 200 मेंबर हैं, क्या तो 200 में से अगर एक मेंबर को ही पता होगा कि अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, तो उस बेचारे की लाइफ बच जाएगी। मतलब जितनी लाइफ इस टाइम बचा सकते हो उतनी लाइफ बचाओ। आपको नहीं पता, मैं सर गारंटी दे रहा हूं आपको इतना बढ़िया रिटर्न मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कभी लाइफ में। सर ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप जब लोगों की दुआएं कमाने निकलोगे ना, आप वाकई आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जान होती है दुआओं के अंदर, बहुत जान होती है, बहुत जान होती है, सच्चे दिल से दी गई दुआ। अब सोच के बोलना, जिसकी माँ का बेटा बच गया, ठीक है, वो आपको दुआ कैसी देगी। ठीक है, तो आपने अगर किसी की लाइफ बचा दी ना, आपको उस दिन नींद देखना, नींद कितनी बढ़िया आएगी। आपको लगेगा मेरा जो जिंदगी है ना वो मेरी सफल हो गई। ठीक है, तो मैं ग्रुप बना रहा हूं, एक छोटा सा इनिशिएटिव है हम सबका। ठीक है, उसमें जिसकी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप कोशिश करना, पूरे एफर्ट्स लगा देना उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने की। मतलब हमने अपने एफर्ट्स लगाने, हमारा काम ये खत्म नहीं होता। किसी ने बोला कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेंगे, मेरे पास 20 नंबर थे, मैंने 20 फॉरवर्ड कर दिए। अब 20 नंबर मैंने फॉरवर्ड कर दिए, 20 में से कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे, वो तो बेचारा और कंफ्यूज हो गया। ठीक है, फिर उसने किसी और से पूछा, उसने 20 नंबर और भेज दिए। तो अगर वही उस 20 नंबर पे हमने एक बार पहले कॉल कर लिया होता और कॉल करके पूछ लिया होता कि हाँ भैया मिल रहे हैं, वो बोलेगा यस मिल रहे हैं, तो वही नंबर उसको दो ना, ताकि वो तुरंत कॉल करके काम करे अपना। आप क्या करते हो, फॉरवर्ड मैसेज फॉरवर्ड करते रहो, क्यों, बस हाँ भाई हमने अपना काम कर दिया, अब वो अपना काम देख लेगा। यार ये थोड़ा होता है यार।
आप सोच के बोला अगर यही प्रॉब्लम हमारे घर में होती, हमें कोई 50 नंबर भेज दे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। अब 50 नंबर में कौन सा नंबर मैं सिलेक्ट करूं, मुझे नहीं पता। तो काम टालने की बात मत करो। 20 मिनट आपके लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे कॉल करने में। देखो कॉल पे पैसे तो नहीं लगते ना, रिचार्ज तो पूरा है ना, पैसे तो लगते नहीं। अब ये कॉल के 5-5 रुपए लग रहे हैं। 20 मिनट लगेंगे, फटाफट से कॉल करो। जो नंबर स्विच ऑफ है साइड करो, जो नंबर मिल रहे हैं तुरंत उसको दे दो, भाई ये नंबर मिल रहे हैं, इस पे तू कॉल कर ले। सही बता रहा हूं सर, आपको इतनी दुआएं देगा, आप लाइफ में याद करोगे आपने लाइफ में कोई अच्छा काम किया था। ठीक है। और से देखो आप ना टारगेट लेके चलो, 50 दिन है, 50 दिन प्रॉब्लम के हैं, ये मान लो 50 दिन प्रॉब्लम के हैं, क्योंकि जब 1 मई से वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो गई सबको, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम पूरे पीक, इवन अभी पीक आना है, अभी मैं दोबारा बोल रहा हूं, पीक अभी आना है। ठीक है। तो पहली बात अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, बाहर बिना बात के नहीं जाना। और दूसरा, जो लोगों के घरों में प्रॉब्लम है उनकी सहायता करो। आपकी सोसाइटी में कोई लोग हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग में, अब हमारी बिल्डिंग में 4 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, हमारी सोसाइटी में 4 लोग हैं, तो उनसे मैसेज, ग्रुप में मैसेज करके पूछो कि कोई खाने की प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना तो नहीं चाहिए, हम खाना बना के बाहर रख देंगे। सर क्या दिक्कत आ गई, 2 लोगों को खाना ही तो बनेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें करोगे ना, सही बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी ध्यान रखना। ठीक है। तो अपने से ज्यादा अगर आप दूसरों की सोचना जिस दिन स्टार्ट कर दोगे ना, आप लाइफ में देखना कितने आगे निकल जाओगे। ठीक है। तो और हमेशा ना आप खुद सोचो यार, आप खुद बताओ, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना कि मेरी वाइफ के मामा जी एक्सपायर हो गए परसों कोविड से, आपने देखा होगा, मैंने स्टेटस लगाया था। उनकी ऑक्सीजन 30 हो गई थी। ठीक है। अब 30 से हो गई 20। ठीक है। 20 के बाद संभल नहीं पाई वो। अब क्या हुआ, जब गुड़गांव हॉस्पिटल जाना था, पहली बात तो बेड ही नहीं मिल रहे थे। गुड़गांव हॉस्पिटल फरीदाबाद से, मतलब कहीं से गुड़गांव जाने लगे, बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब देखना, सोच के देखना, जो आदमी सुबह जिंदा था, ऑक्सीजन की वजह से शाम को वो नहीं रहा। अब कमाल की बात देखो, वो लाइफ से चला गया। अगर वही उसको सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाता या हॉस्पिटल मिल जाता, उसकी लाइफ नहीं बच सकती थी। सर उसकी ना प्रॉब्लम फेस करो कि उसकी फैमिली का एक मेंबर चला गया, उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। तो थोड़ा सा अगर ये दर्द आपके दिल में होना स्टार्ट हो जाएगा ना, सही बता रहा हूं, आपका मतलब आप इतने बढ़िया इंसान बन जाओगे ना, आप वाकई कहोगे, आपको ना फिर पता क्या, हर परिवार अपना परिवार लगेगा। और अगर जिस दिन आपको हर परिवार अपना परिवार लगने लग गया ना, आपका जिंदगी उस दिन सफल हो जाएगी। अभी हमें क्या लगता है, अरे दूसरे के घर में कोविड है, हमारे घर में थोड़ा है, हम सेफ हैं, बस हम सेफ हैं यार, दूसरे घर नहीं है क्या, उसके पेरेंट्स नहीं है, मतलब हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स है ही नहीं। कमाल की बात ही है, मतलब क्या सोच के देखो यार, उनके घर में अगर कोई चला गया तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। मैंने ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल हेल्प, मैं कह रहा हूं जो हेल्प कर सकते हैं। हेल्प पता कैसी होती है, हेल्प क्या होती है, जैसे एक बच्चे ने कहा सर मुझे कोविड है उसको, तो उसको मोटिवेट करना, डराना नहीं। अरे भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है, त्राही चल रही है, ये हो रही है, डेथ हो रही है, ये हो रही है, बेचारा डर जाएगा वो तो। उसका ऑक्सीजन लेवल 95 पे होगा, आपके चक्कर में 85 पे आ जाएगा, आपके डराने के चक्कर में। अब अगर वही मोटिवेट करोगे, अरे भाई कोई बात नहीं, उसको हंसाओगे थोड़ा बहुत, उसके थोड़े बहुत वैसे बात करोगे, जोक्स मारोगे, होगा क्या, उसका 95 मेंटेन रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब जितनी नेगेटिविटी क्रिएट करोगे ना सर, आधी तबीयत तो नेगेटिविटी खराब करती है। आप कभी देखना, आपको बुखार हो जाता है ना, बुखार, तो दिमाग में थॉट्स कैसे आते हैं, हाय यार ये कोविड तो नहीं हो गया। अच्छा कोविड हो गया, मान लो कोविड हो गया, तो फिर बाहर कोविड चल रहा है, त्राही मच रही है, न्यूज पे तो त्राही मच रही है, भाई यार अब मेरी लाइफ तो नहीं खत्म हो जाएगी, अब यार मेरे को तो बहुत डर लग। इस डर के चक्कर में ना आपकी आधी ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी। तो आपको उन लोगों को मोटिवेट करना है जो आपके आस पड़ोस में हैं, उन्हें कम से कम अच्छे अच्छे मैसेज करो, उन्हें मोटिवेट करो यार कि यार कुछ नहीं होगा यार, कोई दिक्कत है तो हिम्मत मत हार। अगर आपने आधा घंटा दिन में किसी दूसरे की लाइफ पे लगा दिया ना सर, मैं सही बता रहा हूं, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आप मुझे याद करो कि विवेक सर ने बात सही बोली थी। ठीक है। और यही सर 40-50 दिन की गेम है, देखो, क्योंकि कभी नहीं, देखो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि मुझे कोविड नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं पता सर इस बीमारी का, जो ये बीमारी फैल चुकी है ना, कुछ नहीं पता। तो जितना हम अभी तक सही हैं, भगवान करे आगे भी सही रहे, बट हम जितनों की सहायता कर सकते हैं हम सहायता करें। बाहर जाके नहीं कर सकते, घर बैठ के कर सकते हैं, घर बैठ के करें। घर बैठ के कैसे, भाई किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, तुरंत आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, पूछो लोगों से कि आपकी जान पहचान तो नहीं है, इसको रिक्वायरमेंट है, देखना कितना वो बच्चा आपको दुआ देगा। ठीक है जी। तो पढ़ाई, मैं आपकी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहता, पढ़ाई में पूरा काम करो,
अपने ऊपर 100% लगाओ, अपनी डाइट का ध्यान रखो, बट दिन का आधा घंटा मेरे कहने से दूसरों की लाइफ के लिए निकाल दो। ठीक है, अपनी चैटिंग छोड़ के आप बस ये ध्यान दो कि आधा घंटा मुझे बस ये देखना है किसको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, मैं उसकी हेल्प करूंगा जी। ठीक है नी, और जी बस आप देखना लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे जी। सर 1 मिनट। सर एक जो रोहन था, आपको याद है सर, हाँ, जिनको कोरोना वो उसको कैंसर हुआ था, उससे मेरी बात होती है डेली। सर अब वो ठीक है? उसका हाँ इम्प्रूवमेंट है काफी पहले से। और देखो अब देखो उसको कैंसर है, रोहन को अभी भी कैंसर है। मैं आज भी उसके मैसेज दिखा दूंगा ना, जब मैं स्टेटस डालता हूँ, मैंने 3 दिन से स्टेटस डाल रहा हूँ, ऑक्सीजन जिसको रिक्वायरमेंट होती है मैं डाल देता हूँ। अब मेरे रिलेटिव पूछते हैं अरे भाई तुझे तो नहीं कुछ हो गया, मतलब मैंने कहा मुझे कुछ होगा तब मैं स्टेटस डालूंगा क्या, मतलब दूसरों के लिए डालना बंद कर दूं मैं? मतलब सोच ये बन चुकी है कि अगर तेरी तबीयत खराब है तो तू काम करना, दूसरे के लिए काम क्यों करना? यार कमाल हो गई यार। सर जब रोहन के कैंसर हुआ था ना, मैं आपके स्टेटस सर जैसे अपने स्टेटस पे डालती थी, तो सब में से मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते थे मुझे कि ना अरे ऐसा नहीं है, कैंसर कभी ठीक थोड़ी हो सकता है, फालतू में सर इतनी टेंशन ले रहे हैं और तू भी साथ में ले रही है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है। एक बात बोलूंगा लाइफ में, क्या पता बच जाए। एक बात लाइफ में ध्यान रखना हमेशा, अगर आपको आगे बढ़ना है, एक वर्ड है बहुत बढ़िया, इग्नोर, दूसरों के लिए। ठीक है, हमेशा आपका दिल कह रहा है ये काम सही है आप करो, दुनिया बोलने वाली बैठी है, दुनिया बोलने वाली, उसको इग्नोर करके चलो। यार मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। अब देखो अब रोहन का ना, अब देखो 3 दिन से मैं डाल रहा हूं, 3 दिन से रोहन के मैसेज आ रहे हैं सर इस पे नंबर, इस पे कॉल करो। मैंने कॉल किया है, ये नंबर मिल रहा है। अब जो बच्चा खुद कैंसर पेशेंट है वो मेरा स्टेटस देख के कॉल करके मुझे बता रहा है सर इस पे कॉल करो, उसको मैंने बोला ये फोन नहीं उठा रहे, वो सैड स्माइली बना के भेज रहा है सर 2 मिनट रुको मैं दूसरा नंबर दे रहा हूं। बताओ उससे बढ़िया और क्या होगा? मतलब जो इतनी प्रॉब्लम के अंदर है, क्योंकि उसकी हेल्प करी, मतलब जो खुद जो इतनी बड़ी बीमारी को झेल रहा है उसके बावजूद ही दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे है, उससे बढ़िया इंसान और क्या होगा जी। और हम तो फिर भी सब कुछ सही है अभी, तो हम दूसरों की हेल्प करके आगे, हाँ आगे नहीं आते, हम तो डरते रहते हैं यार क्यों करें, ये करें वो करें। तो यार ऐसी लाइफ मत बनाओ, ऐसी सही बता रहा हूँ। लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, बट कम से कम भगवान करे पता नहीं उम्र कितनी है, बट जिस दिन भी जाए ना ऐसे जाए कि लोग याद करें कि कुछ बढ़िया काम करके क्या था। ठीक है ना, तो लाइफ को ना वैसी बनाओ, लाइफ मतलब वाकई ना लोग याद करें यार एक इंसान था कमाल कर गया था वो लाइफ होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि पता ही लगा कब आए कब चले गए, पता ही लगा किसी को, वो लाइफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिन में आधा घंटा जरूर अपने लोगों के लिए दूसरों के लिए निकालो। बाकी पढ़ाई तो देखो ना, पढ़ाई चलती रहेगी, डिग्री मिलेगी, सब कुछ लाइफ में चलेगा, बट एक साथ में अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा इंसान बनोगे दुनिया आपको वाकई ही रिस्पेक्ट देगी, आगे से भी पीठ पीछे भी प्यार बहुत करेगी आपको। ठीक है, और सर पैसों का इंसान भूखा नहीं होता, प्यार का भी इंसान भूखा होता है। तो प्यार कमाने चलोगे तो पैसा अपने आप आएगा। ठीक है, अगर पैसा कमाने चलोगे तो प्यार भी नहीं आएगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, चलो जी, तो बाकी फिर मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी मैं आपको भी एक ग्रुप बना के उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, उसको ज्वाइन करना जितने बच्चे हैं। और जब भी कोई भी अगर कहीं हेल्प कर सकते हो जरूर करो, आस पड़ोस में अपनों की, और ध्यान रखो अपनी फैमिली का, बाहर बिल्कुल मत निकलो। और बस थैंक यू सो मच यार, लव यू, गॉड ब्लेस यू। सर आप भी अपना ख्याल सर रखो। आप भी अपना ध्यान रखो सर। सर इतना टेंशन सर थैंक यू सो मच। मेरे को बोल बोल के दोबारा मेरे को ना बोल के दोबारा बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया, मेरा टेम्परेचर। ओके जी, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, मेरे लिए तो आप सब लोग बैठे हो सर। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू। बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय जी, बाय बाय, बाय बाय। ओ भाई साहब।